हेलो बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा और मेरे YouTube चैनल प्रेपजीत PYQs अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों की जेई एडवांस के नाम पे जिस टॉपिक से रूह कांपने लगती है बच्चों, रोटेशनल मोशन, इसके लास्ट 11 इयर्स के PYQs हम लोग जो है बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 2022 से और 2022, 21 एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे। तो रोटेशनल मोशन का जो डर है बच्चों, उसको निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग जब रोटेशन के क्वेश्चंस को देखो, यस नो डाउट इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जो हाथ पैर फुला देते हैं, वो तो किसी भी टॉपिक से उठा के डाल सकते हैं वो लोग ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो रोटेशन का ही होना जरूरी है, लेकिन हाँ, रोटेशन को लेके मैंने देखा है कि बच्चों में काफ़ी डर रहता है, काफ़ी भय का माहौल रहता है। लेकिन उस भय के माहौल को बच्चों थोड़ा सा कम करूंगा मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रोटेशन के क्वेश्चन जो आप लोग सोचते हो ना कि सॉरी डिफिकल्ट आते होंगे ही नहीं, रोटेशन के नाम से कुछ लोग कहते हैं कि रोटेशन के क्वेश्चन तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा, और इसका ये भी पता लगेगा कि इसका वेटेज कितना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों ये, और ये वीडियोज़ जो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को जेई एडवांस के लास्ट 11 ईयर्स के जो PYQs करा रहा हूँ बच्चों, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है लास्ट 11 ईयर के बच्चों, आगे जब भी आगे वाले ईयर में बच्चों हम क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे तो ये बढ़ेगा ही, छोटा वीडियो नहीं होगा ये, ठीक है। तो लास्ट 11 ईयर्स के क्वेश्चंस का, रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस का बच्चों सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2022 की फिजिक्स में रोटेशनल मोशन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, उनके पहले सॉल्यूशन अपन जो है देख लेते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक बहुत बड़ा है तो हम टाइम को जाया नहीं कर सकते। यहां पे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए। तो एक फ्लैट सरफेस दे रखा है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज ग्लूड टू अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल टेबल पे बच्चों ग्लू कर रखी है, ठीक है। अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास एम विद द सेम रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए। तो ये बच्चे ये चिपका रखी है टेबल से ना, हॉरिजॉन्टल टेबल से ये चिपकी हुई है, ठीक है ना। और ये वाली डिस्क बच्चों इस पे प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, स्लिपिंग ऑन द विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए। तो ये वाली बच्चों ऐसे करके घूम के जा रही होगी, ठीक है। लैंग्वेज से ही समझना होता है बच्चों कि क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। तो एज शोन इन द फिगर अ फ्लैट सरफेस ऑफ बी आल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे ये टेबल है बच्चों ना ये, और इसका फ्लैट सरफेस टेबल पे रखा है और ये ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। ये वाला तो तुम्हें पता ही है, ये फिक्स कर रखा है। तो ये समझना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मेरे को काफी हद तक सीन तो क्लियर हो गया है कि ये जैसे मान लो एक टेबल है, टॉप व्यू है टेबल का ना, इस वाली को तो फिक्स कर रखा है और ये वाली उसके ऊपर टेबल के ऊपर ही स्लिप कर रही है और ये ऐसे करके घूम रही है बच्चों ना। टेबल के ऊपर स्लिप कर रही है, लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना वहां रोलिंग हो रही है। टेबल के ऊपर रखी है तो बच्चों टेबल के ऊपर मूव करेगी नहीं, ठीक है। ओके, the center of the B has a fixed angular speed omega about a vertical axis passing through the center of A। तो सेंटर ऑफ ए के अबाउट इसका सेंटर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका सेंटर पूरा टाइम 2r की डिस्टेंस पर रहेगा, तो ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा होगा 2r रेडियस के सर्कल में, ठीक है ना। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहा हूं बच्चों, ये कला होती है बच्चों ना। अरे ठीक है, एक आध क्वेश्चन रोटेशन का ऐसा आ गया मान लो कि जो बिल्कुल ऊट पटांग क्वेश्चन है, अरे एक आएगा ना, सारे थोड़ी आ जाएंगे। तो सारे नहीं आएंगे तो फिर हम क्यों छोड़ के आए रोटेशन के क्वेश्चन को, क्योंकि वो रोटेशन का इसलिए डर निकालना है बस मेरे को ना आपके अंदर से। मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट 11 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए, क्या हमें ऐसा क्वेश्चन लगा जो बहुत ही ज्यादा उठपटांग आया हो? एक आध आता है यार, तो एक आध तो आएगा ना, फिर पेपर ही क्या हुआ वो, फिर उसमें चैलेंजिंग क्या हुआ? तो यही मैं तुम लोगों का डर निकालना चाहता हूँ बच्चों के, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को अगर आप उनको अच्छे से रीड करो, ठीक है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। चलिए भाई, तो फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बी इज एन एम ओमेगा आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया ना बच्चों, डिक्टो मतलब काफी मिलता जुलता क्वेश्चन 2021 में भी आया था। 2021 में बस उन्होंने क्या कर दिया था कि एक रॉड थी और रॉड के ऊपर बच्चों को व्हील चिपका दिया था, वो भी घूम रहा था और रॉड भी घूम रही थी, और उसमें भी शायद एंगुलर मोमेंटम ही पूछा था, ठीक है। तो जो इसने 2021 में क्वेश्चन किया होगा, ये वाला क्वेश्चन उसको काफी सिमिलर लगा होगा। फ्री के नंबर थे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज एन, इसका इस वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बताना है इसके सेंटर के अबाउट। मेरे को तो बच्चों सारी पिक्चर जो क्लियर हो चुकी है, आपको भी अब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो पहले तो मैं तुम्हें ये बना देता हूँ, इसका सेंटर फिक्स है और इसका सेंटर बच्चों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका जो सेंटर है ना, ये ऐसे करके जा रहा होगा,
और इसके अबाउट बच्चों ये ओमेगा से घूम रहा है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बच्चों 2r के बराबर हो जाएगी। तो 2r मैं रेड कलर बच्चों इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ये ऐसे करके बच्चों घूम रहा है। अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान और देना, ये जो है ना बच्चों, ये इसके अबाउट भी घूम रहा होगा। देखो यहाँ पे बच्चों कैसा मोशन हो रहा है बच्चों, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन टाइप का हो रहा है। मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो ये पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसका सेंटर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसका सेंटर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अपने सेंटर के अबाउट बच्चों ये ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ये घूम भी रहा होगा ना अपने सेंटर के अबाउट। अगर तुम इसके सेंटर पर जाके बैठ जाओ ना तो ये घूमेगा। तो ये देखो बच्चों ऐसे घूमते हुए जा रहा होगा। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो इस चीज को, ऐसे घूमते हुए जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा होगा। तो ओमेगा डैश की वैल्यू मेरे को पहले तो पता करनी है। पहले मुझे बताओ कि इसका जो सेंटर होगा उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ये ओमेगा इंटू 2r के बराबर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये डिस्टेंस 2r के बराबर है। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ बच्चों, इस वाले पॉइंट पे ओमेगा इंटू 2r तो लिखोगे ही लिखोगे सेंटर की वेलोसिटी, और सेंटर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा होगा ओमेगा डैश इंटू r से। क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं करानी है तो सबसे पहली नो स्लिपिंग कंडीशन जो होगी बच्चों इन दोनों के बीच में, तो नो स्लिपिंग कंडीशन, अब इसका पी देख लेना बच्चों, डबल आता है सिंगल आता है। ठीक है, तो जो नो स्लिपिंग कंडीशन आएगी बच्चों वो क्या आएगी, 2 ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर। तो बच्चों जो ओमेगा डैश आएगा ना बच्चों वो बेसिकली 2 ओमेगा के बराबर आ जाएगा। पहले तो बच्चों ये वाली कंडीशन समझ जाओ। एंगुलर मोमेंटम पता है बच्चों तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए जो आएगा ना बच्चों, पता है कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए, जस्ट लाइक अ पार्टिकल, पार्टिकल की तरह कंसीडर करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास को, एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे। ठीक है, प्लस का एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसे बोलते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, सेम चीज पूछी थी ऑलमोस्ट 2021 में, तो इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पता नहीं तुम मेरी बात को कब मानोगे, लेकिन जब मानोगे ना कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ठीक है, चलिए भाई सेंटर ऑफ मास का, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा इंटू 2r, उसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों 2r के बराबर, मास कितना है उसका m के बराबर, तो m वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2r इंटू डिस्टेंस 2r, तो ये हो गया बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, r वेक्टर इधर की तरफ, v वेक्टर इधर, mr क्रॉस v इधर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आ गया। अब ICM इंटू ओमेगा, प्लस का क्या आएगा बच्चों, ICM इंटू ओमेगा डैश, ये आ जाएगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। ठीक है, और ये बाहर की तरफ आएगा बच्चों ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 4m ओमेगा r का स्क्वायर, प्लस का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, डिस्क है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, इंटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश बच्चों किसके बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर। ठीक है, इससे बच्चों ये कट जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए जो आएगा 5m ओमेगा r के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बच्चों। और आप लोगों से पूछा था, इसको 5 को उन्होंने n बोल दिया था। ठीक है, 5 को उन्होंने क्या बोल दिया था, n m ओमेगा r का स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 के बराबर। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन था। 2021 और 2020 में बच्चों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। कैसा था भाई, क्या किसी बच्चे ने अगर ठान लिया होगा कि मैं जेईई एडवांस में आने वाला रोटेशन का क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा, उसका नुकसान नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई पढ़ के सारे टॉपिक जाओ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, रोटेशनल मोशन जेईई एडवांस 2022। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बच्चों, एट टाइम t इक्वल टू 0 a disk of radius 1 meter start to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of alpha is equal to this। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है कि एक टाइम t इक्वल टू 0 पे एक डिस्क है जिसकी रेडियस 1 मीटर है और वो रोल करना स्टार्ट कर रही है बच्चों ना बिना स्लिपिंग के। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों उसका इतना दे रखा है, और ये भी नहीं बोल, अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, और कुछ बोला भी नहीं है कि चेंज हो रहा नहीं हो रहा, तो मतलब कांस्टेंट। तो एक डिस्क 1 मीटर रेडियस की रोल करना स्टार्ट कर रही है, मतलब उसके पास अल्फा है, तो उसका सेंटर भी चल रहा होगा, ऑब्वियस बात है, स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अब कौन करवा रहा है इसमें नहीं जाना हमें। एक्चुअली इन्होंने डायनामिक्स के बारे में बात नहीं की कि फोर्स क्या लग रहे होंगे, सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि उसको इतनी दे दी, किसने दी कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों हमें इतना दे रखा है, अ स्मॉल स्टोन इज स्टक एट टू द डिस्क
स्टोन बच्चों एक चिपक गया है t=0 पे एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन, तो नीचे वाले पॉइंट पे एक स्टोन जाके चिपक गया है, ठीक है। अभी भी हमें फोर्सेस के बारे में बात करने के लिए नहीं बोल रहे, टॉर्क के बारे में बात करने के लिए नहीं बोल रहे, उन्होंने अल्फा के बारे में बोला, ये अल्फा है, इससे चल रहा था, उससे स्टोन चिपक गया, ठीक है ना, ओके। लेटर एट टाइम t इक्वल टू रूट के अंदर पाई, रूट के अंदर पाई टाइम पे द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से डिटैच होके बच्चों टेंजेंशियली छूट जाता है, मतलब ना छूट जाता है बस ना, वो उस पर कोई इम्पल्स नहीं लगा, बस उसके साथ चल रहा था, जो भी वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से छूट गया बस, ठीक है, डिटैच हो गया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो बच्चों उसकी नीचे वाले प्लेन से ना मैक्सिमम हाइट हम लोगों को फाइंड करनी थी, और ये था बच्चों क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो, डायग्राम बनाओ इस क्वेश्चन का बच्चों, रास्ता तुम्हें दिखने लग जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का बच्चों डायग्राम वगैरह ड्रॉ करता हूं पहले ना, ठीक है, हो क्या रहा है, ये सारी की सारी बातें अभी हमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चों जो है ये हो गया बच्चों डिस्क, ठीक है, 1 मीटर रेडियस का, थोड़ी देर बाद डिस्क आ जाएगा बच्चों कहीं यहाँ पे, ठीक है, जब स्टोन डिटैच हो रहा है, पहले वो डिस्क यहाँ पे था, t=0 पे बच्चों बात कर रहे हैं, तो t=0 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी पता है, 0 के बराबर। क्या था बच्चों इसके पास, अल्फा, अगर अल्फा है तो बच्चों इसके पास ए भी होगा, ए क्यों होगा, नो स्लिपिंग कंडीशन है इसकी ना, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, नो स्लिपिंग कंडीशन, तो बच्चों इसके पास ऑब्वियस ही बात है इसके पास और क्या होगा, ए भी होगा। अब अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों इन्होंने, अल्फा कितना दिया अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर दे रखी है, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है मैं लिख लेता हूं। तो आर कितना है बच्चों, 1 के बराबर, तो मैं बताया कि ए इक्वल टू अल्फा आर होगा, तो मतलब मेरे को सेंटर का एक्सेलरेशन भी पता लग गया, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा सेंटर का एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बच्चों एक स्टोन चिपक गया है, ठीक है, अब इन्होंने बोला कि कितने टाइम बाद, तो इन्होंने बोला रूट के अंदर पाई सेकंड बाद, तो रूट के अंदर पाई सेकंड में स्टोन ने कितना एंगल रोटेट कर लिया होगा। अगर तुम स्टोन को ज्वाइन करने वाली लाइन देखो ना बच्चों, ये है और ये अल्फा से घूम रही है, तो जो एंगल रोटेट होगा ना बच्चों, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस का हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो जो एंगल रोटेट कर जाएगी ना बच्चों, ये मान लो स्टोन यहाँ पे आ गया, ठीक है, किस टाइम पे, रूट के अंदर पाई सेकंड पे, तो ये एंगल थीटा, ठीक है ना, क्योंकि घूम रही है ना बच्चों अल्फा से, और ये ऐसे जा रहा होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी होगा, अब तो इसकी वेलोसिटी भी आ गई होगी, इसके पास ओमेगा भी आ गया होगा, थोड़ी देर बाद ओमेगा भी आ गया होगा ना, वेलोसिटी भी आ गई होगी सेंटर के पास, ये कंडीशन बच्चों बन रही होगी, ऐसे ये ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट की, ऐसे जा रही है ना, तो स्टोन यहाँ पे आ चुका होगा रूट के अंदर पाई सेकंड पे, या ऊपर चला गया होगा, वो भी हम पता करेंगे। सेंटर के पास वेलोसिटी आ गई होगी, ओमेगा आ गया होगा, ये पूरा घूम रहा होगा और आगे जा रहा होगा, क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी आएगी, सेंटर के पास अल्फा था तो ओमेगा भी आएगा, ठीक है। हमने पता किया कि देखते हैं कि ये कहीं ऊपर डिटैच हो रहा है या यहाँ डिटैच हो रहा है, वो थीटा से पता चलेगा कि कितना घूमा है, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन तो हम सेंटर के अबाउट जाके देखेंगे ना, तो सेंटर के अबाउट तो बच्चों अल्फा है इसके पास, तो हमने देखा कि थीटा, यहाँ पे हमने हाफ अल्फा की वैल्यू ऊपर लिखी है 2/3 और रूट के अंदर पाई का स्क्वायर, ठीक है। हमने देखा कि इसका जो थीटा है ना, वो बेसिकली पाई/3 के बराबर है, मतलब 60 डिग्री ये घूम चुका है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री बच्चे घूम चुका था। इसका ओमेगा कितना होगा बच्चों इस टाइम पे, ओमेगा होगा बच्चों अल्फा इंटू टी के बराबर, मतलब 2/3 रूट के अंदर पाई के बराबर। अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं बच्चों, वी कितना होगा, ए इंटू टी के बराबर, मतलब 2/3 रूट के अंदर पाई के बराबर, ठीक है। तो मेरे पास इस स्टोन की वेलोसिटी आ चुकी है, ओमेगा आ चुका है। जब बच्चों ये स्टोन यहाँ से डिटैच होगा ना, इसकी वेलोसिटी क्या क्या होगी, देखो इसकी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, पहले तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, तो इसके पास वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू आर, और सेंटर ऑफ मास वाली बच्चों ऐड करते हैं हम हमेशा, ठीक है, तो ये होगी इसके पास वेलोसिटी। और इसकी हाइट कितनी होगी बच्चों इस टाइम पे, ये हाइट जो होगी ना बच्चों, ये आर है और ये एंगल 60 है, तो ये r/2, तो ये भी r/2, आर को 60 होगा ना ये, और ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है, तो ये r है तो ये r/2 हो गया, तो ये भी r/2 होगा, तो ये r/2 हाइट पे जब डिटैच हो रहा है, और डिटैच हो रहा है तो इसके पास ऐसे वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान और देना, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा ये वाला एंगल, और ये वाला बच्चों 60 डिग्री के बराबर होगा, तो ओमेगा आर के 2 कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, इधर आएगा बच्चों ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, एक कंपोनेंट आएगा इधर, और इस जगह के बाद बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इधर आ रहा होगा √3
ओमेगा आर डिवाइड बाई 2 के बराबर, इसको बोलेंगे बच्चों यू वाई। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया। तो जब ये डिटैच होगा ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, v माइनस का ओमेगा आर बाई 2। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि इस v का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ ओमेगा आर का कंपोनेंट जो है ना वो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब तुम्हें पता है मैक्सिमम हाइट तो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो यहां से आगे ये जो हाइट आएगी ना, इसको बोल रहा हूं मैं स्मॉल एच मैक्स। तो यहां से आगे तो बच्चों प्रोजेक्टाइल कर रहा है और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो ये जो एच मैक्स आएगा बच्चों, क्या ये यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर नहीं आएगा। अब मैं यू वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर भी कर दे रहा हूँ। तो देखो ये आएगा 3/4 ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाई 9 पाई। ठीक है, आर की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर है और दिस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बच्चों ये यू वाई का स्क्वायर आना है ना, तो 3/4 तो आ चुका है। ओमेगा की वैल्यू बच्चों मैं पुट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू बच्चों 10 के बराबर होगी। यहां से बच्चों आ जाएगा हमारे पास 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ये बचेगा बच्चों π/6 डिवाइडेड बाई जी के बराबर। ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा, ये जो है ना बच्चों, ये यहां से यहां तक की जो हाइट है, दिस इज दी एच मैक्स। ठीक है, मैंने इसको यहां से यहां तक की हाइट को एच मैक्स लिख दिया मैंने ना, ये पूरी हाइट जो कि ग्राउंड से। तो जो एच मैक्स आएगा ना बच्चों, एच मैक्स दैट कम्स आउट टू बी 1/2 प्लस का दिस एच मैक्स। तो 1/2 प्लस का ये वाला जो कि π/6, तो 3.14 डिवाइडेड बाई, नहीं 3.17 नहीं 14। ठीक है, 3.14 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस का 0.5, 6×5 30, 6×2 12 और कुछ ऐसा करके बच्चों आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको इसी को उन्होंने x बोला है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0.52 के बराबर। ठीक है, दिस इज दी आवर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट जो आएगी 1/2 प्लस का दिस डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ जाएगी। और x की वैल्यू बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 0.52 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ नहीं था मतलब कि जिसको आराम से ना किया जा सके। ठीक है, काइनेमेटिक्स लग रही थी इसमें ना मोर ओवर। अब मूव करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन का 2022 में क्या था। A solid sphere of mass 1 kilogram and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination theta is equal to 30 degree from the horizontal। तो बच्चों एक 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन दे रखा है और एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 मीटर के बराबर है, मास 1 किलोग्राम के बराबर दे रखा है और बच्चों इस तरीके से इस पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, इन्होंने विदाउट स्लिपिंग दे दिया। Two forces of the magnitude 1 Newton parallel to the incline, ठीक है, parallel to incline act on the sphere both at a distance of r is equal to 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure। The acceleration of the sphere down the plane is, तो बच्चों इसका acceleration बताना है, down the plane कितना होगा। अब acceleration of the sphere का मतलब सेंटर का acceleration आपको बताना है। प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, फोकट के मार्क्स थे बच्चों ना, फ्री के नंबर थे ये वाले। कैसे इजी बोल रहा हूं मैं, पहले तो प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, क्या मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, इसके अबाउट हम बात करेंगे। तो इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा बच्चों, इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा उससे अल्फा आ जाएगा और सेंटर का जो एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों, अल्फा इंटू आर के बराबर आ जाएगा, जो आप लोगों से पूछा है इन्होंने। अच्छा, इधर की तरफ एक फोर्स और आएगा बच्चों mg sin 30 के बराबर विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इधर से बच्चों 1 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 1 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू बच्चों इन्होंने स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 मीटर दी और रेडियस ऑफ द स्फीयर बच्चों 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले पॉइंट के अबाउट यहां से नॉर्मल लग रहा होगा और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इधर से mg cos थीटा भी लग रहा होगा बच्चों। ठीक है, mg cos थीटा, फ्रिक्शन वगैरह भी लग रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा और वो भी स्टैटिक लग रहा होगा। तो ये बनेगा बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पूरे फोर्सेस वगैरह मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मैं अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो मुझे फ्रिक्शन का टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा, इससे बच्चों मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों मैं टॉर्क लिख रहा हूँ, एक तो mg sin 30 का मतलब 5 इंटू आर, आर मतलब 1 के बराबर, प्लस 1 इंटू 1/2, दो टॉर्क, इन दोनों का टॉर्क तो बच्चों सेम सेंस में आएगा। इसके अबाउट लिख रहा हूँ
दोनों का ऐसे आएगा, उसका उल्टा आएगा माइनस का 1 इंटू 3/2, क्योंकि ये 3/2 मीटर के बराबर होगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, तो 2/5 एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस का एम आर स्क्वायर, तो 7/5 एम आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, ये बन गया बच्चों हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, पहला इक्वेशन। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 प्लस का 1/2 माइनस का 3/2, तो ये बनेगा बच्चों 4, और उधर से आएगा बच्चों 5, इधर नीचे आएगा 7 इजिकल टू अल्फा। ए की वैल्यू बच्चों अल्फा इंटू 1 के बराबर होगी, क्योंकि रेडियस इसकी 1 के बराबर है, तो ए आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास अल्फा के बराबर मतलब 20/7 के बराबर। इसकी वैल्यू अगर देखो बच्चों 1460, तो 2.8 कितना बनेगा, 7 दूनी 14, 60 आया, तो 56 40, तो 7 पंजे 35, 7 42, कुछ 2.86 के करीब आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 2.86 इज द आंसर। ठीक है, वैसे भी इनके रेंज में दे रखे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2.86 के करीब बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे बच्चों जेईई एडवांस 2022 में पूछे गए रोटेशनल मोशन के तीनों क्वेश्चन। अब बच्चों हम मूव करेंगे जेईई एडवांस 2021 के रोटेशनल मोशन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2021 में बच्चों बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सारे के सारे क्या इतने डिफिकल्ट थे ये देखना है हम लोगों को ना, कि क्या 2021 के क्वेश्चंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे या नहीं थे, या हर बार ही डिफिकल्ट आते हैं। ये आप लोगों को बच्चों, आपका जो मुझे डर है ना, बस वो निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है जेईई एडवांस 2021 का रोटेशनल मोशन का। A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius r। अच्छा, सिलिंड्रिकल बोला है, क्या इन्होंने हॉलो वर्ड यूज किया नहीं, तो मतलब कौन सा वाला होगा बच्चों, सॉलिड होगा। ठीक है, और रेडियस r परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर अनटिल और अनलेस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने खुद ना दिया हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बच्चों इन्होंने कहा कि एक सिलेंडर है, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया आपने, मास m है बच्चों, रेडियस r है। पहली दो लाइन का मतलब हमें समझ में आ गया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है इन्होंने, ये नहीं बोला कि प्योर रोलिंग हो रही है, नो स्लिपिंग कंडीशन है, म्यू दिया है, मतलब तुम्हें ही मेक श्योर करना है कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए के बराबर आ रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ओके, देखो भाई, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैं तुम्हारे सामने ही क्वेश्चंस को रीड करता हूँ बच्चों ना, मेरे को ज़्यादा मजा आता है, ताकि वो ओरिजिनल फील होना चाहिए। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाती है ना मेरे से, कि कैलकुलेशन फालतू करके, बस उसको मैं कटवा देता हूँ, बाद बाकी एज इट इज जाते हैं बच्चों आपके क्वेश्चंस ना। ओके, तो विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, म्यू दिया था लेकिन विदाउट स्लिपिंग बोल दिया इन्होंने, तो मतलब बहुत काम आसान कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, चलो, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, सॉलिड वॉलिड वाला भी इन्होंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज दिस, म्यू के टर्म में बच्चों ये बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज दिस। अच्छा, इधर भी है बच्चों, फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड हो या हॉलो हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर आपने फोर्स सेम लगाया है तो। ठीक है, चलो इसको भी चेक करेंगे। फॉर द थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2m के बराबर होगा। ये हॉलो सिलेंडर के लिए भी इन्होंने बात कर ली कि ए की वैल्यू जो होगी ना वो एफ डिवाइडेड बाई 2m के बराबर होगी। तो बच्चों हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए अलग अलग, मतलब हमें चारों के चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चले भाई फिर आगे बढ़े। देखिए भाई, नो स्लिपिंग कंडीशन होती है ना, तो मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ओके, मैंने इस वाले पॉइंट को पकड़ लिया। मैंने कहा कि देखो जी यहाँ पे, अच्छा एक चीज और बताता हूँ बच्चों आप लोगों को ना, नो स्लिपिंग कंडीशन में जब आप फोर्स को इसमें कुछ एक कंडीशन होती थी बच्चों को, तुम्हें याद हो कि सेंटर से एक्स हाइट पे अगर फोर्स लगाते हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है, तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता था, अगर याद हो तो तुम्हें। एक्स की वैल्यू के स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है, के मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन, तो फ्रिक्शन फोर्स लगता ही नहीं था, और प्योर रोलिंग बिना फ्रिक्शन के ही हो जाती थी। और के स्क्वायर बाई आर से छोटा होता है एक्स, मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लगा रहे हो,
अगर उसकी हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास विच इज एक्स के स्क्वायर आर से छोटी अगर होगी तो बच्चों फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बच्चों किधर की तरफ लगता है, पीछे की तरफ लगता है। तो ये तो बच्चों सेंटर पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो मेरे को पक्का पता लग गई कि पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। जब भी सेंटर पे लगेगा ना बच्चों, तो फ्रिक्शन बच्चों किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। कैसा लगेगा बच्चों, स्टैटिक लगेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शन वगैरह के बारे में भी बात की, इसलिए मैंने इसको जरूर लिखा है। ये होंगे बच्चों सारे के सारे फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे होंगे। ये वाली कंडीशन के बारे में सोचना भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहीं से डिटरमाइन हो जाती है। तो अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है और उस पर एक्स बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन के नीचे वाले प्लेन के पैरेलल फोर्स हो, प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन हो, तो सेंटर से उसकी अगर फोर्स की हाइट एक्स दे रखी है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक्स ग्रेटर देन के स्क्वायर अपॉन आर। के स्क्वायर अपॉन आर से ऊपर फोर्स लग रहा होता है तो फ्रिक्शन बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, के स्क्वायर अपॉन आर पे लग रहा होता है तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। के स्क्वायर अपॉन आर से नीचे लग रहा होता है फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो फ्रिक्शन बच्चों पीछे की तरफ लगता है। तो सेंटर वाला केस थर्ड वाले केस में आएगा, तो फ्रिक्शन बच्चों पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। कितना लग रहा होगा वो डिपेंड करेगा कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मुझे पता है कि ये रॉड, ये पूरी बॉडी जो है क्या कर रही है बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन एक एक करके ऑप्शंस को लेके चलना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि एफ की वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ ए, सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड ही नहीं करता कि सिलेंडर सॉलिड है या हॉलो है। तो मैंने कहा कि देख लेते हैं, सेंटर का जो एक्सेलरेशन आएगा वो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर के बराबर आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए जी, टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा आएगा। टॉर्क बच्चों आएगा एफ इंटू आर के बराबर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना बच्चों, एम के स्क्वायर प्लस का एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, प्लस एम आर स्क्वायर कर दिया अल्फा। भाई हॉलो के लिए ये अलग होगा, सॉलिड के लिए अलग होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आएगी, मतलब ए की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आएगी। तो ए ऑप्शन हो जाता है बच्चों यहाँ से रॉन्ग, ठीक है। तो देखो ए ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन बच्चों यहाँ पे गलत हो जाता है। ए ऑप्शन खत्म हो गया, ए का खत्म हो गया बच्चों। तो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज दिस। अब ये कह रहे हैं कि देखिए जी सॉलिड सिलेंडर के लिए, अब बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ए की मैक्सिमम वैल्यू का लिमिटेशन कब आ रहा होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया होगा, एफ एस लिमिटिंग हो गया होगा ना बच्चों, और वो म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। और किधर की तरफ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, एफ आगे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। एफ आगे की तरफ लग रहा होगा और ये पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों कंडीशन पता करते हैं अपन। जो पहले तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऊपर वाले रिलेशन से ना, यहाँ से सॉलिड सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं तो ये आएगा एफ इंटू आर डिवाइड बाई सॉलिड सिलेंडर का ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस दिस 3 एम आर स्क्वायर बाई टू, तो 3 एम आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अल्फा इंटू आर जो आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास, अल्फा इंटू आर किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बराबर 2f डिवाइड बाई 3m के बराबर, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। पहले तो ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इतना आएगा। अब f माइनस का म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर होगा। ए की वैल्यू हमारे पास आई, तो f माइनस का म्यू एम जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे लाके पुट कर दो m इंटू दिस, तो ये 2f डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से बच्चों f की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास म्यू एम जी के टर्म में, इसको इधर ले आओ, तो f डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से बच्चों f की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू एम जी के बराबर। अब f की वैल्यू आ गई तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लग रहा होगा। लिमिटिंग मैंने ये सॉल्व किया लिमिटिंग के लिए, तो a की वैल्यू भी बच्चों वो मैक्सिमम वाली आएगी, ठीक है। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, f को लाके यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, ये f की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमने फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लेके की है, ये f की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि इससे बड़ा लगाया है ना तो बच्चों स्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है। ये f की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2 म्यू जी के बराबर, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे ना 3m से डिवाइड करोगे तो 2 म्यू जी आ जाएगा। ये 2 भी है ना, 2f बाई 3m, ठीक है, समझ में आया। तो जब a मैक्स होगा ना बच्चों तो उस टाइम पे f भी मैक्सिमम होगा, जो अलाउड है नो स्लिपिंग के लिए। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फॉर द सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज दिस।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू जी। ये तो वैसे ही गलत हो गया ना भाई, जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा, जिधर जरूरत होगी उधर लगेगा। वैसे तो पीछे की तरफ ही लगेगा इसमें तो फ्रिक्शन, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से लगेगा। म्यू एम जी तो उस केस में लगेगा जो हम लोगों ने बी वाले ऑप्शन में पता किया है। अगर आप एफ इससे छोटा रखोगे, जो हमने बी ऑप्शन में जो एफ पता किया है ना, अगर आपने एफ की वैल्यू 3 म्यू एम जी से छोटी रखी तो फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ, 3 म्यू एम जी से ज्यादा कर दी ना अगर आपने एफ की वैल्यू, तो फिर बच्चों काइनेटिक लगेगा, फिर तो वो म्यू एम जी के बराबर ही लगेगा पूरे टाइम। ठीक है, डी ऑप्शन है बच्चों, फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए की वैल्यू इतनी आएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया था, डी ऑप्शन। अब अगर ये थिन वॉल्ड है बच्चों, थिन वॉल्ड के लिए बच्चों ये आ जाएगा बस तुम्हारे पास एम आर स्क्वायर के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एम आर स्क्वायर आएगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों एफ डिवाइड बाई 2mr के बराबर आएगी, अल्फा इंटू आर एफ डिवाइड बाई 2m के बराबर आएगा, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। ये तो इजी था बच्चों। ठीक है, ये वाला तो इजी था, तो डी ऑप्शन आ गया। तो बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था बच्चों जिसको छोड़ा जा सके, मतलब ना ये डूएबल था। अगला क्वेश्चन, वाह कितना बड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन देखेंगे क्या ये वाकई में इतना बड़ा क्वेश्चन है या सिर्फ हमें लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज इनिशियली एट रेस्ट इन द एक्स वाई प्लेन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू माइनस का h। तो ये कह रहा है कि x इक्वल टू माइनस का l है बच्चों, नहीं l, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 1 मीटर दिखा, इसको 10 मीटर लिखा हुआ है। तो एक पार्टिकल है बच्चों 0.2 किलोग्राम का है, रेस्ट पे था, एक्स वाई प्लेन में था वो, एट अ पॉइंट माइनस का 10 मीटर और माइनस का 1 मीटर पे। अच्छा, देखना पड़ेगा भाई, देखो द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में इन्होंने बात की है। इन SI units are represented by L vector and tau vector respectively. I cap, J cap and K cap are the unit vector along the positive x, y and z direction respectively. K cap जो है इस तरीके से दे रखा है, which of the following statement is are correct? The particle arrive at a point x equal to L and ठीक है, चलो बच्चों पहले एक तो डायग्राम बनाते हैं बच्चों ना, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं फील आता अगर मैं कुछ ड्रॉ नहीं करता हूँ ना, मुझे क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। ठीक है, और ये तुम्हारे साथ होता है, इसलिए मैं जो आदतें तुम लोगों में डेवलप करना चाहता हूँ ना, उनको कर लो टाइम रहते हुए। ठीक, अरे यार चलो, मुझे ये पता है कि पार्टिकल ना यहाँ है बच्चों ना, ये x इक्वल टू माइनस का 10 हो गया, तो पार्टिकल बच्चों यहाँ है। ठीक है, ये 1 के बराबर है, 1 मीटर, माइनस का 10 कॉमा माइनस का 1 मीटर पे पार्टिकल बच्चों t इक्वल टू 0 पे, और इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन, एंड इस वाले पॉइंट के अबाउट हमें सारी की सारी बातें करनी है। ड्रॉ करते ही बच्चों आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इन्होंने बोला था पार्टिकल अराइव एट अ पॉइंट x इक्वल टू 10 प्लस का 10 पे, और y चेंज नहीं हुआ है, टाइम t इक्वल टू दिस। तो क्या ये वाकई में ऐसा हो रहा है? ये कह रहे हैं कि देखिए जी पार्टिकल ना यहाँ पहुंच गया है, कहाँ पे, ये 10 कॉमा -1 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों? तो मुझे तो ए ऑप्शन तो बच्चों बहुत ही ईजी लग रहा है। डिस्टेंस कितनी चली है इसमें? 20 मीटर, इसको हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर से लगा दो 5, तो टी इक्वल टू बच्चों 2 सेकंड आ जाएगा। यस, 2 सेकंड पे वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 से यहाँ से चला, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पहुंच गया। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? ओके, फिर इन्होंने क्या बोला, ए ऑप्शन तो बच्चों करेक्ट हो गया। टॉर्क होगा 2 k कैप व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू l एंड, अच्छा t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कह रहे हैं कि टॉर्क जो होगा ना उसके ऊपर वो 2 k कैप के बराबर होगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे m इंटू ए के बराबर होगा या नहीं होगा? m की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 0.2 किलोग्राम, तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों इस पे ना, और ऐसे लग रहा है। इस वाले पॉइंट का वो टॉर्क लिखना है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बच्चों ये हो गई या नहीं हो गई? आर वेक्टर बच्चों ऐसे होगा या नहीं होगा? ये आर वेक्टर हो गया, एफ वेक्टर उधर, तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आएगा, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ टॉर्क आएगा। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों लाइन ऑफ एक्शन की? 1 मीटर के बराबर, 2 न्यूटन का फोर्स है, तो बच्चों बी वाले में जो टॉर्क आएगा ना, टॉर्क एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड जो आएगा, और वेक्टर फॉर्म में आएगा बच्चों 2 k कैप के बराबर आएगा। क्या ये बोला इन्होंने? तो 2 k कैप इज व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू दिस।
एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इस जगह पे बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी तो v इक्वल टू ए इंटू टी, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ठीक है। मास इसका बच्चों 0.2 किलोग्राम के बराबर दे रखा है, तो वेलोसिटी, लाइन ऑफ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर ही होगा। तो बच्चों अभी भी r क्रॉस v बाहर ही आएगा, तो c वाला जो एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चों t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बच्चों वो आएगा तुम्हारे पास m इंटू 20 इंटू 1 के कैप के बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 4 के कैप के बराबर। ओके, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। टॉर्क इज इक्वल टू दिस व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, देखिए भाई इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इस पर पूरा टाइम जो फोर्स लग रहा है ना वो कांस्टेंट लग रहा है 2 न्यूटन के बराबर। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से भी पास हो रहा होगा ना तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, 2 इंटू 1 2 के कैप के बराबर आएगा इस पे ना। तो इसका टॉर्क बच्चों पूरा टाइम कांस्टेंट है 2 के बराबर। और तुम लोगों को ये भी पता होगा कि dl बाई dt जो है अबाउट हो, टॉर्क अबाउट हो के बराबर आएगा, टॉर्क कांस्टेंट है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा होगा, 2 मैग्नीट्यूड में 2 की रेट से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तभी तो देखो 2 सेकंड में एंगुलर मोमेंटम 4 के बराबर हो गया। खैर ये सब करने की जरूरत नहीं थी अपन को, टॉर्क इसका पूरा टाइम कांस्टेंट है बच्चों। दिस सी ऑप्शन विल बी दी, दिस डी ऑप्शन विल बी दी रॉन्ग, ठीक है। टॉर्क चेंज नहीं होगा, दिस एंड दिस आर दी करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। क्या रोटेशन के इस क्वेश्चन को छोड़ने का रिस्क आप ले सकते हो? डर निकालना है रे, बस डर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, सो 2021 में जो तीसरा क्वेश्चन आया था, दिस वाज सिमिलर टू, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2022 के क्वेश्चन का, ठीक है। तो पेपर 2 में 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, यहाँ भी आया था। क्या है क्वेश्चन बच्चों? A thin rod of mass capital M and length A is free to rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis passing through the point O। तो एक रॉड है बच्चों जिसका मास M के बराबर दे रखा है, ठीक है, M एंड लेंथ उसकी A के बराबर दे रखी है, और बच्चों इस वाले पॉइंट के अबाउट वो रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है। ये रॉड हो गई और ये ऐसे करके रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। A thin circular disc of mass m of radius a by 4 is pivoted on the rod with its center at a distance a by 4 from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have a uniform density and they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity omega and the disc rotating about its vertical axis with angular velocity 4 omega, दोनों की angular velocity भी दे दी। The total angular momentum of the system about the point O is this, then find the value of n, ठीक है। m a square omega divided 48 into n, तो n की वैल्यू बच्चों आप लोगों को बतानी थी। तो पूरे सिस्टम का बच्चों एंगुलर मोमेंटम हमें इसके अबाउट पता करना है। पहले तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम पता करते हैं बच्चों, पहले तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, ठीक है, अबाउट O, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, आई ओमेगा के बराबर m a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू दिस, ठीक है। रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों ये आ गया हमारे पास पूरी रॉड का। अब बात करते हैं बच्चों इस डिस्क का। इस डिस्क का जो सेंटर होगा ना बच्चों, दैट विल बी रोटेटिंग। इस सेंटर की जो वेलोसिटी है ना बच्चों ऐसे करके आएगी, सेंटर ऐसे घूम रहा होगा ना बच्चों, सेंटर की वेलोसिटी कितनी आएगी, ओमेगा इंटू 3 a डिवाइड बाई 4 के बराबर। तो जब तुम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे ना बच्चों, दूसरा किसका, डिस्क का, ठीक है, तो उसमें बच्चों दो तरीके से लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास को पहले पार्टिकल मान के m RCM क्रॉस VCM प्लस का ICM इंटू ओमेगा जो अबाउट सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। तो डिस्क का बच्चों, डिस्क का कैसे कैसे लिखना पड़ेगा, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो जब मैं डिस्क का लिख रहा हूँ ना बच्चों, तो इस डायग्राम से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अरे वाह सर, तो बेसिकली देखो डिस्क को तुम ऊपर से देखोगे ना बच्चों, ऐसे दिखाई देगी कि इसके अबाउट ओमेगा से जा रही है और इसके अबाउट बच्चों 4 ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। और ये बच्चों 3a/4 के बराबर डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस। तो तुम्हें समझ में आए, इसके सेंटर की जो वेलोसिटी आएगी ना VCM 3a ओमेगा डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगी, और इसके बाद इसके अबाउट ये 4 ओमेगा से घूम ही रही है, ठीक है बच्चों। ये वाली बात समझ में आई, ओमेगा दूसरा वाला है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे बच्चों आप,
अच्छा दोनों का मास बच्चों m के बराबर ही दे रखा है, तो m। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 3a ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 इनटू ये डिस्टेंस विच इज 3a डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम प्लस का आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस m, अब उसकी रेडियस है बच्चों a बाई 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4 ओमेगा, घूम तो बच्चों 4 ओमेगा से रही है ना, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क कितना आ गया डिस्क का, दैट कम्स आउट टू बी 9m a स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 16 के बराबर प्लस, अच्छा एक 4 से 4 कट जाएगा, m a स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 8 के बराबर, ठीक है। तो 2 11, तो L अबाउट डिस्क जो आएगा बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 11m a स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 16 के बराबर आ जाएगा। और उसका बच्चों कितना आ रखा है हमारे पास m a स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 3 के बराबर, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं, तो L टोटल कितना आएगा बच्चों दोनों का, तो जोड़ो बच्चों इनको, तो 48, पहले तो m a स्क्वायर ओमेगा तो ले लेना बच्चों कॉमन, 11/16 1/3, ठीक है, m a स्क्वायर ओमेगा 48, ठीक है। तो 11 थी 33 प्लस का 16 कितना आ जाएगा 49 49m a स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 48, देखना क्या आ रहा है, तो 49 n की वैल्यू बच्चों 49 के बराबर आ गई। क्या आप ये लॉस झेलना चाहेंगे बच्चों इस तरह इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जो बच्चा इसको करके गया होगा उसने डेफिनेटली 2020 वाला भी कर दिया होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और उसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 इन जेईई एडवांस 2021 रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। One end of a horizontal uniform beam of weight W and length L is hinged on a vertical wall at point O and its other end is suspended by a light inextensible rope। मैं देख पा रहा हूँ ये रॉड हो गई, यहाँ पे ये वाला हिंज कर रखा है, ये रोप दे रखी है, ठीक है। वेट बच्चों W है, लेंथ L दे रखी है। द अदर एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड एट पॉइंट Q, दूसरा एंड बच्चों यहाँ पे फिक्स्ड है एट द हाइट L above द हिंज एट अ पॉइंट O। A block of weight alpha W, अच्छा alpha W weight जो है is attached at the point P of the beam as shown in the figure, not to scale, okay। The rope can sustain a maximum tension of 2 root 2 W, which of the following statement is are correct। तो 2 root 2 W के बराबर बच्चों वेट को ये बैलेंस कर सकती है। The vertical component of the reaction force at O does not depend on alpha, अरे वाह, okay। The horizontal component of the reaction force at O is equal to W for alpha is equal to 0.5. The tension in the rope is 2W for alpha is equal to 0.5. तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 0.5 दे रखी है। The rope breaks if alpha greater than 1.5। तो ये हो गया बच्चों ना। तो मुझे क्या करना है बच्चों, पहले तो मुझे एक चीज को ध्यान में रखनी है कि टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, और बीम का भी वेट W है बच्चों, उसका वेट अल्फा W के बराबर है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, ठीक है। ट्राई करते हैं बच्चों। इस समय टेंशन मान लो बच्चों T1 के बराबर, और ये तो बच्चों अल्फा W के बराबर हो ही जाएगा। इस रॉड पे यहाँ पे अल्फा W लग रहा होगा, यहाँ पे अल्फा W लग रहा होगा, ये बच्चों Fy के बराबर होगा, इधर Fx के बराबर होगा। ये ऐसे करके बच्चों पहले तो सारे के सारे फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम है इसलिए मैंने इसका सारा वेट यहाँ पे लगा दिया। अच्छा ये L दे रखा है, ये L दे रखा है, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा ना बच्चों T1 डिवाइडेड बाई रूट 2 के बराबर आएगा, और ये भी बच्चों T1 डिवाइड बाई रूट 2 के बराबर आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो पहले तो ना, इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क अबाउट O 0 कर दो। तो टॉर्क जब लिखोगे ना बच्चों, टॉर्क अबाउट O जब तुम 0 करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो आप लिखोगे, अरे ये अल्फा नहीं होगा बच्चों ना, ये W होगा ओनली। तो आप ये कहोगे सर इसका जो वेट है ना, ठीक है, तो W इंटू L/2 ये बराबर होना चाहिए T1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस का अल्फा W इंटू L के, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेट फोर्स लिख दिया T1 बाई रूट 2 माइनस का अल्फा W। इसको तो बच्चों इससे उड़ा दो, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ना तुम्हारे पास, कितनी आ जाएगी T1 रूट 2 टाइम्स
ये W इधर आ जाएगा, 1/2 प्लस का अल्फा, ये आ गया T1 का वैल्यू। ठीक है, हमें ये पता है कि T1 जो है छोटा या बराबर होना चाहिए 2√2 W से। ठीक है, ये मेरे को पता है, तो ये तो कट जाएगा ये दोनों, 1/2 प्लस का अल्फा छोटा या बराबर होना चाहिए बच्चों 2 से, अल्फा छोटा या बराबर होना चाहिए 3/2 से। अगर चाहते हैं कि रस्सी ना टूटे तो अल्फा छोटा या बराबर होना चाहिए इससे। अगर अल्फा 3/2 से बड़ा हो गया, द रोप विल ब्रेक इफ अल्फा इज दिस। ये वाली बात तो बच्चों पहले से ही हो गई। अब अल्फा की वैल्यू उन्होंने क्या कर दी बच्चों, 0.5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.5 कर दी है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में थोड़ी बात करते हैं बच्चों ना। रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा एट O, फोर्स भी बैलेंस करोगे बच्चों तो वर्टिकल कंपोनेंट Fy प्लस का T1 डिवाइडेड बाई √2, ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा W प्लस का W। ठीक है, T1 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, यहाँ से T1 डिवाइड बाई √2 जो आएगा वो आएगा बच्चों W/2 प्लस का अल्फा W के बराबर। जब तुम यहाँ पर रखोगे ना तो ये आएगा Fy प्लस का W/2 प्लस का अल्फा W प्लस का W। तो अल्फा W कट जाएगा, Fy बच्चों हमारे पास W डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इन्होंने बोला ना द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। सही है, ठीक है, ओके। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, अब बी वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ए वाला तो सही हो गया बच्चों, ए वाला ऑप्शन जो है, यहाँ से ए वाला ऑप्शन पता लग गया कि Fy बच्चों W/2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, Fy तो आ गया हमारे पास। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ना बच्चों Fx, दैट इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई √2, विच इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई √2 बच्चों आएगा W/2 प्लस का अल्फा W। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स यही है दोनों। तो इन्होंने क्या क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पीछे, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 रख दो बच्चों, तो Fx जो आएगा बच्चों वो W के बराबर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द सी ऑप्शन। द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों जब ये है तो टेंशन कितना आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू जब ये है तो Ty√2 की वैल्यू बेसिकली कितनी आई है, W के बराबर। जब अल्फा की वैल्यू 0.5 है तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2W के बराबर। 2W के बराबर नहीं, √2W के बराबर आएगी। ठीक है, T1 की वैल्यू √2W के बराबर आएगी, तो T1 √2W होगा। ये गलत हो गया, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ना। यू कुड हैव इजीली सॉल्व्ड इट अगर आपने इसको ट्राई किया होता तो। फोर्थ हो गया बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और 6 पे। ये दोनों बच्चों एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का था, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया था जिसमें छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन दे दिए थे इन्होंने। ठीक है, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम एंड मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ हाइट h इज इक्वल टू 0.9 मीटर। तो मैं अभी जो समझ पा रहा हूं, एक बॉब इस तरीके से रखा हुआ है, ये 0.9 मीटर है और इसकी लेंथ बच्चों 1 मीटर दे रखी है। तो पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब एंड मासलेस एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, रस्सी की लेंथ बच्चों 1 मीटर है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ हाइट 0.9 मीटर, 0.9 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो ये समझना, ये स्लैक हो रखी होगी रस्सी above the frictionless horizontal floor. Initially the bob of the pendulum is lying on the floor. अच्छा, यहाँ पे चुपचाप पड़ा हुआ है। At rest vertically below the point of suspension. ठीक है, तो a horizontal impulse P is equal to 0.2 kilogram meter per second is imparted to the bob at some instant. तो यहाँ पे बच्चों एक इम्पल्स लगा दिया आपने ना, राख, तो मास कितना है इसका 0.1 किलोग्राम, इम्पल्स लगाया 0.2 का, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड की। अभी रस्सी स्लैक हो रखी थी बच्चों। ठीक है, आफ्टर द बॉब स्लाइड फॉर सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम टॉट। तो जैसे रस्सी की ये लेंथ 1 मीटर होगी, यहाँ पे टाइट हो जाएगा।
टॉट हो जाएगी स्ट्रिंग जो है। After the bob slide for some distance, the string become taut and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point O of suspension just before the bob lifts off is this. Angular momentum पूछा है. The kinetic energy of the pendulum just after the lift off is K. Just after lift off kinetic energy पूछी है, angular momentum पूछा है बच्चों. The value of J, पहले angular momentum की वैल्यू पूछी है, अगले वाले में kinetic energy की वैल्यू पूछी थी. चलिए भाई, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे भी नहीं, 2-2 नंबर के थे. तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं डायग्राम बना लेता हूँ. तो ये डिस्टेंस बच्चों 0.9 मीटर के बराबर है. ठीक है, इन्होंने दिए दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.9 मीटर. ठीक है, देखना तुम, जी जी एडवांस के क्वेश्चंस है. तो 0.9 मीटर. इनिशियली क्या हो रहा है बच्चों के, ये रस्सी ऐसे करके लूज होके यहाँ पे ये रखा हुआ था. इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है. बच्चों जिस टाइम पे रस्सी टाइट होगी उस टाइम पे एक और फिनोमेना होगा. इसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करोगे ना, इधर वाली के एक कंपोनेंट इधर वाला, ये खत्म हो जाएगा. तुम्हें पता है, ये कंपोनेंट बचेगा. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला थीटा के बराबर होगा. तो ये v cos थीटा, ये कंपोनेंट बच्चों बचा होगा, ये 1 मीटर के बराबर होगा. ये बच्चों 0.9 मीटर के बराबर है. ठीक है, ये बनेगा बच्चों ना, पहले तो ये समझ लो, ये केस बनेगा. तो जब तुम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो ना बच्चों, जिसको जे बोला है इन्होंने, एम वी कॉस थीटा इंटू 1 के बराबर होगा बच्चों. वी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है. ये कहां से आई थी 2 मीटर पर सेकेंड? इम्पल्स हमें दे रखा था ना, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी. ठीक है, तो एम की वैल्यू हमें 0.1 दे रखी थी, इम्पल्स 0.2 का दे रखा था, वी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ गई थी, 2 मीटर पर सेकेंड. तो जे की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, जे 0.1 इंटू 2. अब cos थीटा कैसे लिखूंगा बच्चों ना, cos थीटा आएगा 0.9. लो भाई, वैल्यू भी आसान दे रखी है, डिवाइड बाई 1 टू 1. तो जे की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 दूनी 18, 0.18. ठीक है, किलोग्राम मीटर क्या होता है, एम वी इंटू आर, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड. देखना 0.18, इन्होंने 0.16 से 0.20 तक के आंसर लिए थे. ठीक है, 0.18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा. अगला पार्ट था बच्चों, इन्होंने पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहीं पे पता कर लेते हैं. तो अगला वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां क्वेश्चन मतलब जो इसी का बनेगा. तो काइनेटिक एनर्जी, सॉल्यूशन ऑफ 6th क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जस्ट आफ्टर लिफ्ट हाफ एम वी कॉस थीटा का स्क्वायर के बराबर. ठीक है, हाफ एम की वैल्यू बच्चों 0.1, वी की वैल्यू 2, 4, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बच्चों 0.9 का स्क्वायर, 9 चौक 36, 9 चौक 1 मिनट ना, 0.9 का स्क्वायर 81 इंटू दिस 162, 162, तो 0.162 जूल. ठीक है, तो 0.16 जिन्होंने मार्क किया होगा उनका सही आएगा, क्योंकि उन्होंने 0.14 से लेके 0.18 तक लिया था वैल्यू को ना. तो ये था बच्चों हमारा 6वां क्वेश्चन. 6वां नहीं मतलब लास्ट वाला, 5वां 6वां एक ही क्वेश्चन था. तो ये हो गया बच्चों 2021 के हमारे जेईई एडवांस के. मैंने 2021 ही बोला ना स्टार्टिंग से, 2021 के बच्चों ना. ठीक है, अगर कहीं गलती से बोल दिया हो तो 2022 और 2021 के मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कवर कर दिए. अब बात करेंगे बच्चों 2020 में जेईई एडवांस में रोटेशनल मोशन से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. अब हम बात करेंगे आज जो है जेईई एडवांस 2020 के रोटेशनल मोशन के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस ईयर में भी पूछे गए थे, लेकिन रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन अच्छे आने का मतलब ये नहीं है कि रोटेशन को हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे. रोटेशन बच्चों एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा, जैसे बच्चों मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा, मेरा भी पेशेंस देखना तुम ना, मैं कैसे सॉल्व कर रहा होता हूँ, मैं क्या कर रहा होता हूँ, क्वेश्चन से ही
मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा होता हूँ, वो सब कुछ आप लोगों को करना है, सब कुछ सीखना है बच्चों। और आप लोग भी रोटेशन के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व करके आ जाओगे, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस थे कैसे और उनको कितना कितना लेंदी उनके सॉल्यूशंस थे, कैसे कैसे उनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो 2020 में जा रहे हैं हम लोग ना बच्चों, 20 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर देता हूँ। आई होप आप सब लोगों ने इनको अटेम्प्ट ऑलरेडी कर रखा होगा। सॉल्यूशंस बच्चों आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे। A rod of mass m and length L pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of same mass moving at a speed v strikes the rod horizontally at a distance x from the pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotate with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x is equal to xm. Then देखिए बच्चों एक रॉड है जो वर्टिकली हैंग कर रही है, ठीक है, वर्टिकली हैंग कर रही है, एक एंड पे उसको आपने हिंज कर रखा है। एक बुलेट आई बच्चों जिसका मास रॉड के मास के बराबर है, रॉड का मास m दे रखा है, बुलेट का मास भी m दे रखा है। हिंज वाले पॉइंट से बच्चों x डिस्टेंस पे बुलेट आके इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रही है और इसी में एम्बेड हो जा रही है, मतलब धस जा रही है। उसके बाद रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब बच्चों x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ओमेगा की वैल्यू बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो आपको ये बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए, जिसको इन्होंने xm बोला है, ओमेगा की एंगुलर ओमेगा जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी आफ्टर कोलिजन वो मैक्सिमम आएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये बच्चों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन है, बड़े आराम से ये वाले क्वेश्चन जो बच्चों सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों ये आराम से देखो, ये रॉड जो है एक एंड पे हिंज कर रखी है, ये लटकी हुई है, ये बुलेट आके टकराई, ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है। ये करना भी होगा तो बच्चों बुलेट जब टकराने वाली है जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का बच्चों, ग्रेविटी जो है नॉन इंपल्सिव फोर्स है, उसका इतना कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। इधर वाली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज वगैरह हमें इग्नोर कर देनी है, वर्टिकल डायरेक्शन वाली, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही इससे टकराएगी तो ये जो हिंज है ना बच्चों, यहाँ पे इंपल्स वगैरह लगेंगे। तो हिंज जो है ना बच्चों, हिंज के अबाउट, जो हिंज है ना बच्चों, हिंज के अबाउट हम क्या करते हैं बच्चों ऐसे केसेस में, जो भी टॉर्क, इंपल्सिव टॉर्क जो लगेगा वो किसके अबाउट लगता है, हिंज के अबाउट। तो पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना कि मैं रॉड प्लस का ये बुलेट जो आ रही है बच्चों, आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई सिस्टम, ठीक है। इन दोनों को बच्चों मैं अपना सिस्टम कंसिडर कर ले रहा हूं, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, रॉड और इस बुलेट को बच्चों मैंने क्या कंसिडर कर लिया, सिस्टम कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो रॉड और बुलेट को मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया। अब ये मेरा बच्चों पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा बच्चों इंटरनल फोर्स। तो जब बुलेट इससे टकराएगी तो इनके बीच में टक्कर फक्कर के दौरान फोर्स तो लगेंगे दोनों के आपस में एक दूसरे पे, वो इंटरनल हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो इस हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट बच्चों कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जिसका टॉर्क आ रहा हो, और कोई भी ऐसा इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका टॉर्क आ रहा हो। देखो टक्कर के दौरान हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इंपल्सिव फोर्सेस में, जो विद इन फ्यू, मतलब बहुत ही कम टाइम इंटरवल में मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज कर दें, एंगुलर मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज कर दें, अगर उनका टॉर्क आ रहा है तो, इंपल्सिव टॉर्क आ रहा है तो यहाँ पे बच्चों कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है। एमजी लग रहा होगा उसको भी नेग्लेक्ट करना है, टक्कर के जस्ट पहले, टक्कर के जस्ट बाद, टक्कर का टाइम जो बहुत ही कम होता है बच्चों, तो एमजी का तो हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये इस पे इंपल्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो वो इंपल्स इंटरनल हो जाएगी। तो मतलब अगर तुम देखो ना बच्चों हिंज के अबाउट, तो इसको सॉल्यूशन बच्चों इसका इस तरीके से होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि टॉर्क अबाउट हिंज, या आप बोल सकते हो इंपल्सिव टॉर्क, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्सिव टॉर्क, इंपल्सिव टॉर्क अबाउट हिंज, ये बच्चों जीरो के बराबर है, कोई है ही नहीं, कोई एंगुलर इंपल्स लगी नहीं है। तो रॉड प्लस बुलेट सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों हिंज के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एल प्लस रॉड प्लस का बुलेट, दोनों का बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों कांस्टेंट रहेगा, किसके अबाउट, अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट, ठीक है। कोई एंगुलर इंपल्स नहीं है तो कोई बच्चों एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। अब जस्ट बिफोर द कोलिजन बच्चों ओनली एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से होगा, इस बुलेट की वजह से। तो m इंटू वी इंटू एक्स के बराबर, देखो इस वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिंज से x के बराबर दे रखी है, तो ये आ गया बच्चों। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, r वेक्टर इधर की तरफ, v वेक्टर इधर की तरफ, r क्रॉस भी बाहर की तरफ। अब उसके बाद बच्चों इसके अंदर धस गई, जब ये इसके अंदर धस जाएगी ना बच्चों यहाँ पे बुलेट जो है, और ये ओमेगा से घूमना चालू कर देगा, तो मुझे बताओ कि इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी आएगी। आप ऐसे भी कर सकते थे कि बुलेट और इस रॉड को अब एक ही रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते, क्योंकि बुलेट इसके अंदर धस चुकी है। अब तो बच्चों इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है,
तो आप इन दोनों को एक ही बॉडी कंसिडर कर सकते हो। और अब आप इसका बॉडी का पूरी का बुलेट प्लस रॉड दोनों का अगर एंगुलर मोमेंटम लिखोगे अबाउट द हिंज तो आएगा आई इंटू ओमेगा के बराबर। लेकिन आई लिखोगे ना बच्चों तो एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये तो आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, प्लस का एम इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बुलेट इंटू ओमेगा। तो बच्चों ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन। यहां से हमारे पास ओमेगा का और इसका रिलेशन आ गया। तो ओमेगा जो आएगा ना बच्चों वो 3v(x) डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पास बच्चों ओमेगा आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। तो बच्चों देखो एक ऑप्शन इसमें दे भी रखा था 3v(x) डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ओमेगा का, ये सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बच्चों फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। ओके, अब हमें वो पता करना है बच्चों किस x की वैल्यू के लिए ओमेगा मैक्सिमम होगा और कितना होगा, और x की वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो हमारे पास सिंपल सा है कि ओमेगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x आ चुका है। अब हमें x की वो वैल्यू पता करनी है जिसके लिए मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, डी ओमेगा डिवाइड बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखो बच्चों, इसको 3b को कर लेना अलग, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये आएगा 6x स्क्वायर 6x, ठीक है। और नीचे वाले का बच्चों क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन रूल लगा दिया बच्चों, क्वेश्चन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन लगा दिया। इसको इक्वल टू 0 करना है बच्चों हमें, ऊपर वाला जो है ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ से आपके पास एल स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी जिसको उन्होंने xm बोला है, जिसके लिए ओमेगा मैक्सिमम है, वो आ जाएगी बच्चों L/√3 के बराबर, ठीक है। तो xm बच्चों L/√3 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे था क्या, xm L/√3 के बराबर था। अब बच्चों ओमेगा m पता करना है, तो अब xm की वैल्यू बच्चों ओमेगा में पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3b L डिवाइड बाई √3, और नीचे आएगा बच्चों यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का 3 एल स्क्वायर बाई 3, तो ये 2 एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √3 OV डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। √3V डिवाइडेड बाई 2L के बराबर आ जाएगा। तो √3V डिवाइडेड बाई 2L, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो A, C, D आर दी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, ये 2020 में आया हुआ था बच्चों ना, नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आराम से बच्चों कोलिजन वाले तो अपन जो वैसे करते नहीं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे हो जाने वाला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। Put a uniform meter scale horizontally on your extended index fingers with the left one at 0,0 मतलब 0.00 सेंटीमीटर 0.00 सेंटीमीटर एंड द राइट वन एट 90.00 सेंटीमीटर। मान लीजिए जैसे 1 मीटर की है बच्चों ना, ये रॉड है, ठीक है। तो आप इसको जैसे ऐसे करके ऐसे होल्ड कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना एक को तो एंड पर रख रहे हो जहाँ पे 0.0 मार्क कर रखा है, एक को आप यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा 90 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो लेफ्ट वाली जो है ना बच्चों, लेफ्ट वन एट 0.0, तो लेफ्ट हैंड मेरा ये वाला है बच्चों, ये 0.0 पर रखा और ये वाला बच्चों मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे करके ये वाला केस बन रहा है, ठीक है, ये वाला केस। राइट वन बच्चों एट 90 सेंटीमीटर। When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slip with respect to the scale। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ डायग्राम से ना। तो जैसे ये रॉड हो गई बच्चों ना, यहाँ पे एक उंगली रखी हुई है तुमने, एक उंगली बच्चे यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, आराम से यहाँ पे होल्ड कर रहा था ये। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आएगी बच्चों कुछ N1, यहाँ पे कुछ N2 आएगी, ठीक है। और बीचों बीच में ये mg आ रहा होगा। देखो पहले तो मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले क्या दे रखा है। ये बच्चों 40 सेंटीमीटर के बराबर है और ये बच्चों 50 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, 50 सेंटीमीटर के बराबर और वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है, समझ गए। कोई मुझे ये बता सकता है कि नॉर्मल कौन सा वाला ज्यादा होगा। बच्चों जो नॉर्मल सेंटर के ज्यादा पास होता है ना, वो नॉर्मल ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब तुम टॉर्क बैलेंस करोगे ना, तो n इंटू 40 इक्वल टू N1 इंटू 50 होगा। तो इसकी ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होती है, ठीक है। अगर तुम तो ऐसे सोच लिया करो कि अगर तुम सेंटर पर फोर्स लगा रहे होते ना बच्चों, अगर ये उंगली सेंटर पर होती तो इस वाले नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती, सारा फोर्स उसी से पास हो रहा होता, n जो होगा mg के बराबर हो जाता। तो जो सेंटर के जितना पास होगा बच्चों, उसका नॉर्मल जो है उतना ज्यादा होगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि ये वाला जो नॉर्मल है ना, ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो जो 0 लेफ्ट वाली जो फिंगर थी ना, जो एंड पे लगी हुई थी, उसका नॉर्मल कम होगा, और जो 90 सेंटीमीटर वाली थी उसका नॉर्मल ज्यादा होगा। ये मेरे को समझ में आ चुका है, ठीक है।
तो पुट ये जो पहली जो 3 लाइन थी ना बच्चों, इनको समझ लिया हमने। पुट यूनिफॉर्म मीटर स्केल, 1 मीटर का स्केल है, हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर विद द लेफ्ट वन एट 0 मतलब 0 सेंटीमीटर एंड राइट वन एट 90 सेंटीमीटर। व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर, अब तुम दोनों को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे क्या होना है बच्चों, स्लिपिंग होनी है, ठीक है। दोनों को तुम मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, अंदर की तरफ स्लिपिंग होनी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि पहले फ्रिक्शन वगैरह की वैल्यूज भी देख लेते हैं, ठीक है। स्लिपिंग होनी है, दोनों को आप अंदर की तरफ लेके जाना चाहते हो। इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डिस्टेंस, द लेफ्ट फिंगर स्टॉप एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ XR फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, पहले लेफ्ट वाली चल के फिर वो रुक जाती है, फिर राइट वाली चल के रुक जाती है। तो जब राइट वाली रुकी है ना बच्चों, तो देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ XR फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से XR डिस्टेंस पे रुक रही है, ठीक है, ऑफ द स्केल, एंड द लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन, और अब लेफ्ट वन दोबारा से स्टार्ट कर देती है स्लिप करना। पहले लेफ्ट स्लिप करती है कुछ डिस्टेंस चल के, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने, कुछ डिस्टेंस चल के लेफ्ट रुक जाती है, फिर राइट चलना चालू करती है, फिर राइट रुकती है सेंटर से XR डिस्टेंस में, फिर उसके बाद लेफ्ट चलना चालू कर देती है, ठीक है। तो XR एक वो डिस्टेंस है जब राइट वाली चल के सेंटर से कितना दूर रुक जाएगी। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू फिंगर। तो बच्चों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों फ्रिक्शन फोर्स जो है ना बच्चों, उसका डिफरेंस आ रहा है दोनों उंगलियों पे। क्यों आ रहा है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द फिंगर एंड द स्केल इज दिस 0.4 एंड 0.32, ठीक है। अच्छा, डायनामिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज दे दी हैं। अच्छा, दोनों फिंगर के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है, ठीक है। हाँ, इन दोनों की आपस में वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन फिंगर दोनों फिंगर के लिए सेम है, ठीक है। ओके, रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ XR की वैल्यू बच्चों उन्होंने पूछी है। चलो बच्चों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना डायग्राम से समझते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा था कि ये जो है ना, देखो जितना तुम इसको ड्रॉ करोगे ना उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एक फिंगर आपकी यहाँ पे थी और एक फिंगर थी बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे क्या लग रहा था बच्चों, N1, मतलब यहाँ पे लग रहा था मान लो N2, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा था बच्चों, N1 फोर्स, ठीक है। सेंटर कहाँ पे था बच्चों, यहाँ पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 40 सेंटीमीटर के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 50 सेंटीमीटर के बराबर। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये लेफ्ट वाली साइड है बच्चों, ये राइट वाली फिंगर है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। मुझे बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू FS1 लिमिटिंग, इस जगह पे जो लग रहा होगा, ऐसे लिखो इसको, लेफ्ट और राइट करके लिखो। FS लिमिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, स्टार्टिंग में ये बता ना लेफ्ट साइड, क्या ये छोटा होगा बच्चों FS लिमिटिंग ऑन द राइट साइड से? हाँ जी, ये बताओ। यहाँ पे नॉर्मल ऑब्वियस बात है ज्यादा है, मैंने तुम्हें बोला कि जो सेंटर के ज्यादा पास होगा वहां पे नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होगी, और तुम्हें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इनटू एन के बराबर। स्टार्टिंग में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही थी, दोनों फिंगर के ऊपर आराम से रेस्ट पर रखी हुई थी। जब तुम चलाना चालू करोगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, स्लिपिंग होने से पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों इसका बाद में पहुंचेगा, उसका पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मल जो है छोटा है। तो इसकी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू N1 के बराबर। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू N2 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे म्यू एस इंटू N2, क्योंकि N2 बड़ा है इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। तो जब तुम मूव कराना चालू करोगे ना बच्चों, इसलिए यहाँ पे स्लिपिंग पहले स्टार्ट होगी। तो स्लिपिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर आके फिर दोनों के नॉर्मल बराबर हो जाएंगे? लेकिन देखो बच्चों, जब ये 10 सेंटीमीटर पे आ जाएगा ना, नॉर्मल तो दोनों के बराबर हो गए, लेकिन नाउ दिस इज इन मोशन। तो यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पर ये तो मोशन में आया ही नहीं, तो ये तो बच्चों अभी भी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये तो मोशन में है। तो अब यहाँ पे आप इन दोनों फ्रिक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते 10 सेंटीमीटर पे आके। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इसके अकॉर्डिंग तो मतलब ये 40 सेंटीमीटर, जब ये 40 सेंटीमीटर पे आ जाएगा तो फ्रिक्शन दोनों साइड बराबर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जैसे इसका मोशन स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू बच्चों तुरंत 0.32 हो जाएगी। तो चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो अब इसकी वैल्यू बच्चों 0.32 इंटू एन के हिसाब से आएगी। तो जब ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट आ जाएगा ना बच्चों, उस टाइम पे यहाँ काइनेटिक लग रहा होगा, यहाँ पे अभी भी स्टैटिक लग रहा होगा। मतलब 10 सेंटीमीटर पे ही रुकेगी नहीं, और चल के अंदर की तरफ आएगी। तो जब ये और अंदर की तरफ आएगी तो इसका म्यू का वैल्यू तो 0.32 है, लेकिन जैसे 10 सेंटीमीटर से ये और अंदर आएगी तो नॉर्मल की वैल्यू अब इस वाले नॉर्मल से ज्यादा होने लगेगी। तो अब उसका जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जब ये इधर की तरफ चल रही होगी ना बच्चों, इधर की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ, तो ये लगा रही होगी फ्रिक्शन इधर की तरफ, ठीक है, ये स्टैटिक लगा रही होगी। और ये जब चल के आ रही है ना बच्चों, तो ये यहाँ पे इधर की तरफ काइनेटिक लगा रही होगी। किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। रॉड को इधर की तरफ स्लिप कराने की कोशिश कर रही होगी।
तो जब बच्चों ये रुकेगा ना यहाँ पे कहीं पे आके, अब सुनना ध्यान से इसको ना, तो ये कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगी, वहां पे n1 की वैल्यू n डैश हो जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पे इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो गई होगी, n2 डैश, क्योंकि इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, कौन सा, काइनेटिक, वो यहाँ के स्टैटिक के बराबर हो गया होगा। जैसे ही बराबर हुए और अगर अंदर गई है तो तुम्हें पता है कि n1 की वैल्यू और बढ़ेगी, तो म्यू जो काइनेटिक वाला है दैट इनटू n1 इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग चालू हो जाएगी। यहाँ पे स्लिपिंग चालू हुई तो फिर क्या होगा बच्चों, तुरंत इस म्यू की वैल्यू गिर जाएगी, और म्यू की वैल्यू गिरी तो जो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था, लिमिटिंग नहीं लग रहा, उससे कम हो गया, तुरंत यहाँ का फ्रिक्शन गिरेगा और यहाँ पे स्लिपिंग चालू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ के बराबर था, तो अब ये उतना फ्रिक्शन यहाँ पे सब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होगा, ये वाली फिंगर जो है रुक जाएगी और ये वाली फिंगर इधर की तरफ मूव करना चालू कर देगी, यही चीज चलती रहेगी। सो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पे, कि जो चल रही है उसमें म्यू भी साथ नहीं दे रहा, जो रुकी हुई है उसका म्यू साथ दे रहा है, रुकी हुई वाली जो है ना बच्चों उसका म्यू साथ दे रहा है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलना है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक्सेल डिस्टेंस पे आके रुक गई पहली बार ना, ये लेफ्ट वाली, और अब ये वाली चलना चालू कर रही है, तो इसकी वैल्यू n1 डैश के बराबर है, इसकी वैल्यू n2 डैश के बराबर है, ठीक है। अभी भी बच्चों टॉर्क तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो ही होगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, कोई रोटेशन वगैरह थोड़ी आया है इसमें, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो ही होगा। अच्छा, फ्रिक्शन तो बच्चों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो इनके टॉर्क आएंगे n1 डैश इंटू एक्सएल, ये बराबर होगा बच्चों n2 डैश इंटू 40 के, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना, यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ के स्टैटिक की लिमिटिंग के बराबर हो गया होगा, तभी तो ये स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है, और ये तो चलता हुआ आ रहा था, तो ये रुकेगा अब यहाँ पे। तो यहाँ का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों वो 0.32 इंटू n1 डैश इज इक्वल टू वहां का लिमिटिंग विच इज 0.4 इंटू n2 डैश, ठीक है। स्टैटिक बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये था, इन दोनों को बच्चों कर देना डिवाइड, तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास, एक्सएल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.32 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.4 which comes out to be 32 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 18 सेंटीमीटर चल के रुकेगी, 10 सेंटीमीटर पर नहीं रुकेगी, ये ध्यान रखना, 18 सेंटीमीटर चल के रुकेगी। अब यहां का नॉर्मल ज्यादा है यहां से, लेकिन अब जब तक ये चल रही थी 18 सेंटीमीटर तक पहुंचने पे चल रही थी, तब आप यहां के नॉर्मल को 0.32 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो बराबर हुआ था 0.4 इंटू n2 के बराबर। लेकिन जैसे ही 18 सेंटीमीटर पे आया, दोनों साइड के फ्रिक्शन बराबर हो गए, अब ये कहेगा भाई मैं अपना, क्योंकि अगर ये और अंदर आया तो इसका फ्रिक्शन 0.32 इंटू n और बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ा, ये अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा, यहां पे स्लिपिंग चालू हो गई। तो जैसे यहां पे स्लिपिंग चालू हुई ना बच्चों, तो यहां पे फ्रिक्शन लगने लगेगा 0.32 इंटू नॉर्मल के बराबर। और क्योंकि अब फ्रिक्शन घट गया, तो बच्चों यहां का जो फ्रिक्शन है ना, वो था पहले कितना था यहां का फ्रिक्शन 0.32 इंटू यहां का नॉर्मल। तो अब तुम समझ गए, यहां ये दोनों पहले बराबर थे, ये गिर गया, लेकिन वो नहीं गिरा क्योंकि वो 0.32 इंटू नॉर्मल के बराबर है, वो काइनेटिक वाला है। अब ये कम हो गया, वो नहीं कम हुआ, तो बच्चों क्या होगा कि अब वो पॉइंट रुक जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक लगने लगेगा, तो वो तो और बढ़ गया फ्रिक्शन, समझ रहे हो। 0.4 इंटू n1 डैश करोगे आप यहाँ पे, अब ये वाला स्लिप करता हो जाएगा। अब इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घटा हुआ है ना बच्चों 0.32, क्योंकि काइनेटिक लग रहा होगा, तो एक जगह पे जाके, क्योंकि देखो अब ये 18 सेंटीमीटर इधर आ चुका है, अब ये इधर से चलना चालू करेगा, तो अब इसका नॉर्मल तो बच्चों जैसे ही ये 18 सेंटीमीटर पे आएगा, दोनों के नॉर्मल बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, नॉर्मल इंटू 0.32 से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे नॉर्मल इंटू 0.4 से, तो ये और आगे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कितना आगे चला गया बच्चों, एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो अब ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस बनेगा कि ये तो अभी भी 18 सेंटीमीटर पे रुका हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ पे मतलब इधर से सेंटर से 32 सेंटीमीटर, ये mg हो गया, ठीक है। ये तो 32 सेंटीमीटर पे रुका हुआ है बच्चों ना, इधर वाला 32 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा बच्चों, मान लीजिए n1 डबल डैश लग रहा होगा नॉर्मल ना। ये आके बच्चों ये वाली फिंगर यहाँ से xr डिस्टेंस पे आके रुकेगी। अब क्यों रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे तुम इसको, यहाँ पे n2 डैश डबल डैश लग रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ना यहाँ के स्टैटिक के बराबर हो गई होगी, तो n1 डबल डैश इंटू 0.4 ये बराबर हो गया होगा 0.32 n2 डबल डैश के बराबर। जो जितना सेंटर के पास होता है ना, उसका नॉर्मल उतना ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या लगाओगे बच्चों, ये तो हो गया एक इक्वेशन हो गया, ठीक है।
एक बच्चों टॉर्क बैलेंस करोगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास N1 डबल डैश इंटू 32 इज इक्वल टू N2 डबल डैश इंटू XR। दोनों को कर देना बच्चों डिवाइड, XR की वैल्यू उधर चली जाएगी, 0.32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.4, यह आएगा 0.8 के बराबर। और XR की वैल्यू बच्चों 8 दूनी 16, 8 ती 24 और एक 25, 25.6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी बच्चों। यही आप लोगों से इन्होंने पूछा था। इसमें बच्चों बहुत, ये थोड़ा सा बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपकी फ्रिक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग चेक हो गई और रोटेशन का तो बहुत नॉमिनल सा कॉन्सेप्ट था, टॉर्क बैलेंस करने वाला। ठीक है, तो बेसिकली मोर ओवर ये फ्रिक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि भाई जब जो 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 चल रही होगी ना बच्चों उसका तो म्यू भी घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप आगे आते जाओगे। लेकिन वो सेंटर के पास जो जितनी ज्यादा क्लोज होगी, सेंटर के जो फिंगर सेंटर के ज्यादा क्लोज होगी उसका नॉर्मल ज्यादा होगा। तो नॉर्मल और घटा हुआ म्यू, तो जो चल रही है ना उसका, उसको इतना अंदर आना है, इतना सेंटर के क्लोज आना है कि उसका नॉर्मल और उसका घटा हुआ म्यू उधर वाली को चला दे, दूसरी साइड वाली को जो रुकी हुई है, जिसका म्यू 0.4 यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस जब बच्चों दूसरी वाली चलेगी ना तो पहली वाली सेंटर के ज्यादा पास होगी एज कंपेयर टू दूसरी वाली। ठीक है, ताकि उसका नॉर्मल ज्यादा हो। तो ये नॉर्मल वाली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि सेंटर के जो ज्यादा पास होती है उसका नॉर्मल ज्यादा होता है, तो वहां से फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज का आइडिया लगेगा। तो 25.6 सेंटीमीटर बच्चों इसका आंसर था। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्मॉल रोलर ऑफ द डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक स्मॉल रोलर है जिसका डायमीटर, ये जो बड़ा वाला है ना बच्चों, ये डायमीटर जो है ये 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और एक्सेल जो दे रखा है बच्चों ये 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसको। अब इसको सामने साइड से दिखा रखा था, अब इसको ऐसे रख दिया सामने ना, तो इसको रोल करा रहे हैं। तो दिस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला है बच्चों अंदर जो दिख रहा है आपको वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है। ठीक है, अंदर वाले की रेडियस आर के बराबर है, बाहर वाले की 2r के बराबर, मतलब ऐसे मान लो। इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द मीटर स्केल इज पोजीशन हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सेल विद वन एज ऑफ द स्केल ऑन द टॉप ऑफ द एक्सेल, सी द फिगर। तो एक मीटर स्केल बच्चों आपने यहाँ पर रख दिया जो कि 1 मीटर का है। ठीक है, ये 1 मीटर का स्केल आपने यहाँ पर रख दिया और ये बच्चों हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सेल एंड द रोलर स्टार्ट रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग। तो देखो ना तो यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है और ना ही नीचे स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। After the roller has moved 50 सेंटीमीटर the position of the scale will look like। तो बच्चों पोजीशन ऑफ द स्केल क्या कैसी दिखेगी ये आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, अच्छा इधर वाले एंड को x इक्वल टू 0 बोला है, उधर वाला x इक्वल टू 100 बोला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखा है। देखो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ पे रोलिंग नहीं करानी, मतलब यहाँ पे रोलिंग करानी है। तो ये सेंटर जो है बच्चों v से चल रहा होगा मान लीजिए, तो ये घूम रहा होगा बच्चों ओमेगा से। अच्छा अंदर वाले की रेडियस r मान रहा हूँ बच्चों, बाहर वाले की 2r मान रहा हूँ रेडियस है, मैं बड़े वाले की 2r कंसीडर कर रहा हूँ। तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे, v इधर की तरफ, ओमेगा इंटू 2r लिखोगे ना बच्चों ये। तो v जो है ना बच्चों वो 2 ओमेगा इंटू r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी पे आ जाओ। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस का ओमेगा इंटू r के बराबर, क्योंकि यहाँ की रेडियस तो क्या है बच्चों, ये r के बराबर है। तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 3v डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सो ये जो पॉइंट है ना बच्चों ये 3v/2 से चल रहा होगा, सेंटर v से चल रहा होगा। तो ये जो वेलोसिटी है ना बच्चों ये स्केल की वेलोसिटी होगी और सेंटर की वेलोसिटी v के बराबर है, स्केल की कितनी आएगी 3v/2 के बराबर। तो अगर मान लो इसने 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया तो स्केल के एंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, स्केल के एंड ने 3v/2। अगर कोई v से चल रहा है तो 50 चल रहा है तो 3v/2 से कोई चलने वाला कितना चलेगा बच्चों, उसकी स्पीड 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना डिस्टेंस कवर करेगा। 1.5 गुना मतलब 75 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से सुनना है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि स्केल का एंड यहाँ पे था, यहाँ से ऐसे स्केल जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे था। तो जब ये 50 सेंटीमीटर चल के आ गया तो स्केल का ये एंड कितना चला जाएगा, 75 सेंटीमीटर। तो स्केल का एंड 75 सेंटीमीटर आगे होगा। मतलब ये हुआ कि एंड होगा ना 75 सेंटीमीटर आगे, तो यहाँ पे होगा एंड ना इस तरीके से। तो ये ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 75 पे, तो ये 25 के बराबर होगा या नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब बोलो हाँ। अच्छा यहाँ पे x इक्वल टू 0 मार्क है, यहाँ पे x इक्वल टू 100 मार्क है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 75 मीटर वाला सेंटीमीटर वाला मार्क होगा। तो
x जो है 75 वाला मार्क बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा इस जगह पे। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था ये वाला ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? यस, डायग्राम में दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वो गलती से क्वेश्चन 2 उधर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जो चौथा क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस 2020 में रोटेशनल मोशन से आया था। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर बच्चों जो कि कैपिटल आर से छोटा दे रखा है, मेड ऑन अ प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली। वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट it gets tilted making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below। तो tilt कर दिया है। The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट पे ना, इस वाले पॉइंट का अबाउट ये रोल करके जाएगा, ठीक है। अगर mg वाली लाइन इसके इधर निकल गई तो mg का बच्चों इसके अबाउट टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कॉन्टेक्ट लूज ही हो जाएगा, तो टॉर्क आ जाएगा, तो ये बच्चों इधर रोल करके चली जाएगी। जब तक mg वाली लाइन बच्चों इधर रहेगी ना, इस पॉइंट के इधर, या मैक्सिमम इस पॉइंट से निकल जाए, ठीक है, जब तक mg वाली लाइन ऐसे रहेगी तब तक, अगर mg वाली लाइन इधर है तो बच्चों टॉर्क इधर की तरफ आएगा mg का, तो फिर यहाँ से नॉर्मल भी लग रहा होगा, फिर ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो mg वाली लाइन जो है ना बच्चों, इस पॉइंट से जब उधर की तरफ शिफ्ट हो गई ना, तो ये यहाँ पे रोल कर जाएगा। तो हमें मैक्सिमम कंडीशन कौन सी वाली लेनी है कि mg जो है ना इससे पास होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। mg मतलब वर्टिकल वाली लाइन, ये सेंटर इसके वर्टिकली अबव होना चाहिए इसके ना, तो वर्टिकल लाइन। अब ये डायग्राम में तो मैं दिख रहा होगा थोड़ा टेढ़ा, लेकिन ये वर्टिकल है, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो बच्चों 90 माइनस का थीटा के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल है बच्चों ना। थोड़ा अब डायग्राम पे मत जाओ। अच्छा, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये 2r डिस्टेंस है। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये r हो गया, और ये बच्चों कैपिटल R हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा के बराबर होगा। तो बच्चों मुझे यहाँ पे साइन थीटा जब R डिवाइड बाई कैपिटल R होगा, मतलब ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स R अपॉन R, ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, इससे छोटा चलेगा, ठीक है। तो जब साइन थीटा R अपॉन R के बराबर होगा ना बच्चों, इन दैट केस ये रुका रहेगा, अदरवाइज टॉपल करके उधर चला जाएगा। तो ये थे बच्चों 4 क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2020 में आए थे, ठीक है। अब मूव करते हैं बच्चों 2019 में। तो 2019 में रोटेशनल मोशन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों, उनको सॉल्व करना अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों 2019 में जो आया था रोटेशनल मोशन का, वो ये है, अ थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकल ऑन अ फ्लोर विद अ लार्ज फ्रिक्शन। ठीक है, तो इन्होंने बोला थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास एक मिनट ना, थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज फिक्स्ड इज हेल्ड वर्टिकल। तो वर्टिकली बच्चों ऐसे करके रॉड को रख दिया है ऑन अ फ्लोर विद अ लार्ज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है बच्चों ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है। द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, ऐसे छोड़ दी, ठीक है, गिरेगी। तो रिलीज फ्रॉम द रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, लार्ज फ्रिक्शन बोल दिया, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट की स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो एक तरीके से इसको हिंज की तरह ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हिंज की तरह कंसीडर कर लो भाई, ये हिल ही नहीं रहा होगा अपनी जगह से। उन्होंने बोला कि जो पॉइंट फ्लोर के रेस्पेक्ट में लार्ज फ्रिक्शन बोल दिया उन्होंने, मतलब ये स्लिपिंग ही नहीं हो रही होगी, तो एक तरीके से इसको हिंज की तरह कंसीडर कर लेना। तो ऐसा लग रहा है कि एक रॉड जो कि यहाँ पर नीचे हिंज कर दिया और उसको गिरने के लिए छोड़ दिया है, तो वो गिर रही होगी, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग भी बोला है, ठीक है। Which of the following statements is are correct when the rod makes an angle of 60 degree with the vertical? तो जब 60 डिग्री घूम के गिर चुकी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड पूछ लिया आपसे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड पूछ लिया, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड सेंटर पूछ लिया बच्चों आपसे, एंगुलर स्पीड होगा ऑफ द रॉड विल बी। चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा, ठीक है, बहुत ईजी वाला ही लग रहा है। ऐसा कुछ बच्चों यहाँ पे केस बन रहा है। तुम तो सिंपल सा समझो कि यहाँ पे इसके अबाउट ये घूम रही है, ठीक है। तो एक और डायग्राम बनाते हैं, जब ये घूम के कुछ ऐसे हो जाएगी, 60 डिग्री एंगल पे पहुंच जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा होगा बच्चों नीचे की तरफ mg, ये mg लग रहा होगा,
ये बच्चों 60 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, 60 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे लग रहे होंगे बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे करके, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इसके पास ओमेगा आ जाएगा, इसके पास बच्चों अल्फा भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, ओमेगा भी आ चुका होगा क्योंकि सेंट्रोमास अब नीचे आ चुका है, ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आ चुकी होंगी। सेंट्रोमास क्या कर रहा होगा इसके अबाउट सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रोमास का एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 के बराबर, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा बच्चों सेंट्रोमास का अल्फा इंटू L/2 के बराबर। क्या क्या पूछा है बच्चों इन्होंने, द एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल भी कैलकुलेट करना है, रेडियल एक्सेलरेशन जो मैंने सेंट्रीपिटल बोला है ना वो भी कैलकुलेट करना है, एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फिर भाई पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था बच्चों L/2 हाइट पे, अब कहाँ आ गया बच्चों, अब ये L/2 cos 60 पे आ गया है, तो ये L/4 पे आ गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी होगी बच्चों, mg L/4 के बराबर, और यही कन्वर्ट हो गई है बच्चों हाफ आई अबाउट दिस, तो ये ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया। फ्रिक्शन का तो बच्चों फ्रिक्शन स्लिपिंग ही नहीं हो रही, तो फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं आएगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो घटेगी इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। m और l उड़ा देते हैं बच्चों यहाँ से, ये उड़ जाएगा 2 टाइम्स, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों तुम्हारे पास आ रही होगी रूट के अंदर 3g डिवाइडेड बाई 2l के बराबर। क्या ओमेगा की वैल्यू यही दे रखी है, रूट के अंदर 3g डिवाइडेड बाई 2l। डी ऑप्शन तो बच्चों हमारा पहले ही करेक्ट हो गया, ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। अब रेडियल एक्सेलरेशन इन्होंने पूछा है, मतलब जिसको सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 के बराबर होगा सेंटर ऑफ मास का। तो ओमेगा स्क्वायर तो 3g डिवाइडेड बाई 2l इंटू L डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 3g/4 के बराबर। रेडियल एक्सेलरेशन बच्चों 3g/4 के बराबर आ गया, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों mg के टॉर्क की वजह से आएगा, टॉर्क अबाउट लोवेस्ट पॉइंट जिसको हिंज की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा, ठीक है। तो mg ये L/2 है बच्चों, ये 30 डिग्री होगा, तो ये बेस mg L/2 cos 30 इज इक्वल टू आई अल्फा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, √3/2, तो अल्फा आ जाएगा बच्चों 3√3 g डिवाइडेड बाई 2l के बराबर। देखना भाई 3√3 g, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा बच्चों ना। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे आ जाते हैं, फ्लोर जो लगा रहा होगा बच्चों ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में F नेट इक्वल टू ma कर देंगे, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, पहले तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना, जो सेंटर ऑफ मास है ना इसके, ये 60 है बच्चों, तो ये वाला भी 60 के बराबर आएगा। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन आया ना बच्चों, ये 3g/4 का cos 60, एक तो ये कंपोनेंट आएगा, तो ये 3g/8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, अल्फा की वैल्यू ये आई है, अल्फा इंटू L/2, L/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 3√3 g डिवाइड बाई 4 के बराबर, का cos 30, इसका cos 30 तो 9g डिवाइड बाई 8 के बराबर आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कर लिया, इसका कर लिया, तो नेट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन 9 3 12, तो 4 से डिवाइड कर दो 3g/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये 3g/2 के बराबर बच्चों नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। कोई गलती वलती तो नहीं की ना मैंने, अल्फा इंटू L/2, अल्फा की वैल्यू 3√3 g 3 ml स्क्वायर बाई 3 अल्फा, तो √3/2, एक यहाँ पे बच्चों √3/2 भी आएगा ना यहाँ पे अल्फा में, तो 4 आएगा बच्चों ना यहाँ पे 4, ये गलती कर दी थी यहाँ पे ना, तो ये 8 हो जाएगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे बच्चों फिर ये 16 आ रहा होगा, तो 16 आएगा, तो बच्चों 9 और 6 15, 15g डिवाइड बाई 16 आ रहा होगा, ये 15g डिवाइड बाई 16 आएगा बच्चों। तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल, और ये m इंटू 15g डिवाइडेड बाई 16 के बराबर होना चाहिए, तो नॉर्मल की वैल्यू mg डिवाइडेड बाई 16 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या नॉर्मल हमें mg डिवाइडेड बाई 16 के बराबर दे रखा है, यस, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आर दी करेक्ट ऑप्शंस। तो ये था बच्चों 2019 का क्वेश्चन नंबर 1।
चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अच्छा 2019 में एक ही क्वेश्चन आया था, मैं एक बार और चेक कर लूंगा बच्चों, ठीक है। इसमें तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। 2018 में रोटेशनल मोशन से क्या क्वेश्चंस आए थे बच्चों, इनके बारे में बात करते हैं। इन दी लिस्ट वन, मतलब 2018 में रोटेशनल मोशन के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे बच्चों, अपन ईयर वाइज करते जा रहे हैं, ठीक है, उल्टे चल रहे हैं। 22, 21, 20, 19, 18, अब 18 पे आ चुके हैं। इन द लिस्ट वन बिलो 4 डिफरेंट पाथ ऑफ द पार्टिकल आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। 4 डिफरेंट पार्टिकल के पाथ दे रखे हैं। इन दीज फंक्शंस अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ द एप्रोप्रिएट डायमेंशंस एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। इन ईच केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ईदर जीरो और कंजर्वेटिव, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं करना। कंजर्वेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी को जो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो है फोर्स, या तो एक्सटर्नल या फिर कंजर्वेटिव है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो बच्चों कंजर्व होगी होगी हर केस में, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही है मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो मेरे को ये दे रही है। लिस्ट टू, लिस्ट टू में बच्चों 5 डायमेंशन 5 फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल आर मेंशन। पी लीनियर मोमेंटम, एल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द origin, k is the kinetic energy, u is the potential energy and E is the total energy. Match the path in the list 1 with those quantities in the list 2 which are conserved for the path. तो कंजर्वेशन बच्चों इनका देखना है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन हो रहा होगा। तो पहला पार्टिकल का बच्चों पाथ मतलब पोजीशन वेक्टर ऐसे दे रखा है, तो अगर तुम इसकी वेलोसिटी वेक्टर देखोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करके वो आएगा अल्फा आई कैप प्लस का बीटा जे कैप, जो कि बच्चों कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट हो गई, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, ना ही इसका पाथ चेंज, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, मतलब पी कांस्टेंट हो गया, तो इसमें 1 आएगा। एंगुलर मोमेंटम, अब एक पार्टिकल मान लो जैसे ऑरिजिन हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल यहीं पे था, ठीक है, पार्टिकल यहीं पे था यहाँ पे। अब वो चलता जा रहा है बच्चों, अल्फा और बीटा अगर पॉजिटिव ले लूँ तो ऐसे चलता जा रहा है बस ना। अबाउट दी ऑरिजिन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, 0 के बराबर ही आएगा, वो भी कंजर्व रहेगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क वगैरह नहीं आएगा इस पार्टिकल के ऊपर। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो गई, तीसरा वाला भी आ जाएगा। और कोई फोर्स ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो फोर्थ भी कंजर्व होगा। और मैकेनिकल एनर्जी तो बच्चों क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी तो वैसे ही कंजर्व है। तो 1 2 3 4 5 आएंगे बच्चों पहले वाले में। तो हम देख लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4, मतलब ओके। तो हमें इन दोनों को चेक करना है, ए और बी को, ठीक है। तो क्यू वाला और चेक कर लेते हैं, काम बन जाएगा बस हमारा ना। क्यू वाले में क्या है, ये जो होती है ना इक्वेशन, ए कॉस ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी होती है बच्चों एलिप्स की, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा होगा पार्टिकल ना, एलिप्टिकल पाथ। एलिप्स में बच्चों ऑब्वियस बात है वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होती है, ऐसे घूम रहा होता है ना, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता, डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंगुलर मोमेंटम, इलेप्टिकल मोशन में बच्चों तुम लोगों को पता है कि ग्रेविटेशन में हम बहुत सारी इलेप्टिकल मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ऑरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ऑरिजिन के अबाउट बोल रहा है ये ना, ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। और ए और बी, अल्फा और बीटा सेम नहीं बोले इन्होंने ना, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ऑरिजिन जो है क्या हो जाएगा इसमें, बच्चों एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ऑरिजिन कंजर्व नहीं रहता, वो तो फोकस के अबाउट, फोकस पे आता है ना सन जैसे, उसके अबाउट कंजर्व रहता था, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिकल मोशन में बच्चों इसकी स्पीड भी वेरी करेगी, स्पीड वेरी करेगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों। तो इसमें आएगा बच्चों ई वाला, ई मतलब 5 वाला, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ऑरिजिन बोला है इन्होंने ना, तो मुझे लग रहा है कि इस वाले केस को थोड़ा सा हमें और अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस का प्लस का बीटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, यह की बच्चों वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन क्या आएगा बच्चों, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर करना बच्चों, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो एम तो अलग कर लो बच्चों, आर वेक्टर, आर का बच्चों इसका दोनों के साथ करो, तो जब आई का आई के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आर क्रॉस दिस करोगे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आ जाएगा बच्चों के कैप डायरेक्शन में, तो अल्फा बीटा ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया बच्चों के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो इसका हमने क्रॉस कर दिया दोनों के साथ। अब इस वाले का क्रॉस करो, इस वाले का इसके साथ आएगा, तो ये जे कैप उधर आई कैप उधर, तो जे क्रॉस के ये भी के कैप डायरेक्शन में आएगा,
प्लस का अल्फा बीटा ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, के कैप डायरेक्शन में। और अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं बच्चों तो ये आ रही है एम अल्फा बीटा ओमेगा के कैप के बराबर। अरे वाह, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो गया, ठीक है। मैं उससे रिलेट कर रहा था, लेकिन चेक कर सकते हो मतलब ना, ये बच्चों सर्कुलर मोशन होगी, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। अल्फा रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा ये पार्टिकल, तो इसमें तो क्या क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व हो नहीं सकता, एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व होगा सेंटर के अबाउट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट, तो इसमें आएंगे बच्चों तुम्हारे 2, 3, 4 एंड 5। इसमें थोड़ा सा मैं जल्दबाजी नहीं किया, अच्छा किया मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो 5 एंड 2, तो 5 एंड 2 बच्चों इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों तुम्हारे लीनियर मोमेंटम के अलावा सर्कुलर वाले पाथ में सारे आ रहे होंगे। ए ऑप्शन बच्चों मुझे सही लग रहा है, ठीक है। वैसे भी अगर मान लो चलो मैं ये नहीं चेक करता, मैं ये चेक कर लेता, ठीक है। चलो इसमें ही सेम आ रहा है तो मैं एस वाला चेक कर लेता। एस वाला क्या है, ऐसा बात आता है बच्चों जब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो तुम पता करोगे ना, आई कैप प्लस का बीटा टी जे कैप, ये तो बच्चों वो प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा है, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तुम ऑरिजिन से ही फेंक रहे हो तो ऑरिजिन से जा रहा है बच्चों, यहाँ पे तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो टॉर्क आएगा उस फोर्स का ऑरिजिन के अबाउट। पी तो कौन सा हो ही नहीं सकता, उसका पाथ उसका पैराबोलिक होगा। एल भी नहीं होगा क्योंकि टॉर्क आ रहा है बच्चों यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कांस्टेंट ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी भी बच्चों यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो ये ई कंजर्व रहेगा। ई कंजर्व रहेगा तो इन दोनों का सम ई के बराबर होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो ई, ओनली ई आएगा बच्चों ना, तो हमारे पास ओनली ई वाला ऑप्शन तो यही था, ए ऑप्शन। मतलब ठीक है, मेरे से एक छोटा सा यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो रही थी कि मैं सिर्फ ग्रेविटेशन वाला केस देख रहा था, मुझे उसको चेक करके देखना चाहिए था, ठीक है। चलो खैर, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2018 का। क्वेश्चन नंबर 2, a ring and a disc are initially at rest side by side at the top of an inclined plane which makes an angle of 60 degree with the horizontal। तो एक inclined plane है बच्चों, 60 डिग्री horizontal के साथ एंगल है, डिस्क और रिंग को आप साइड बाई साइड रिलीज कर रहे हो। दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट द सेम इंस्टेंट, रोल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, सेम इंस्टेंट ऑफ द टाइम अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो ऐसे करके आ रही होंगी नीचे की तरफ। इफ द टाइम डिफरेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बच्चों वही सीधा, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन है ढलान, तो ढलान के अलोंग जा रही है। ऐसे भी जा सकती थी ना बच्चों, उधर की तरफ चली जाए, वो नहीं, सीधी आ रही है, ठीक है। सो इफ टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग द ग्राउंड इज दिस, द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इन मीटर इज। सो ऐसे बच्चों को इंक्लाइन प्लेन है, ये 60 डिग्री के बराबर है, यहां से आप छोड़ रहे हो। तुम तो एक काम करो कि दोनों के सेंटर के एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे, ठीक है। तुम तो दोनों का टाइम कैलकुलेट कर लो, इसको मान लेना डी, तुम्हें पूछा है एच, तो बाद में बच्चों एच को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डी साइन 60 जो एच के बराबर आ जाएगा। खैर कोई ना, तुम दोनों का टाइम डिफरेंस पता कर लो, दोनों को डिस्टेंस सेम चलनी है लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो दोनों के टाइम कैलकुलेट करके बच्चों डिफरेंस ले लेना, डिफरेंस को इसके बराबर कर देना, डी आ जाएगा तुम्हारे पास। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन को निपटाते हैं फिर, और क्या है, ठीक है। इतना टाइम नहीं, ऐसा नहीं रोटेशन का क्वेश्चन आएगा तो देखते ही हमें पेन वैन फेंक देना है, वो नहीं करना भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना यार, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही ना यार, उसको देखेंगे जो भी आएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा होगा कि एक तो इधर फोर्स लग रहा होगा बच्चों ने इधर की तरफ, एम जी साइन 60 के बराबर, ठीक है। तो ये लग रहा होगा √3 mg/2 के बराबर। ये इसके अबाउट घूम रहा होगा, ऐसे अल्फा आ जाएगा यहाँ से तुम्हारे पास, है ना। नॉर्मल और वो mg cos थीटा वगैरह छोड़ दो, mg cos थीटा नॉर्मल जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। मुझे तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन पता करना है, और रिंग और डिस्क दोनों का एक साथ ही कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बच्चों टॉर्क आएगा √3 mg डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट आई, तो एम के स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस का एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ताकि रिंग और डिस्क का दोनों का के की वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। तो अल्फा इंटू आर की वैल्यू जो कि सेंटर के एक्सेलरेशन होंगे बच्चों दोनों के ना, अल्फा इंटू आर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, √3g डिवाइड बाई 2, एम तो कट गया यहाँ से, ठीक है, 1 प्लस का के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अल्फा फॉर द रिंग
के की वैल्यू रिंग के लिए क्या होती है बच्चों, आर के बराबर, तो यहाँ जाएगा √3g डिवाइड बाई 4 के बराबर। अल्फा फॉर द डिस्क, के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों डिस्क के लिए, r/√2, तो यहाँ 1/2 आएगा 3/2, √3g डिवाइड बाई 3, मतलब g/√3 के बराबर। दोनों के एक्सेलरेशन आ गए। अब d डिस्टेंस चलनी है बच्चों ना, तो d इक्वल टू हाफ a1 इंटू T1 का स्क्वायर, और ये हाफ a2 इंटू T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है बच्चों यहाँ पे ना, कौन सा वाला ज्यादा है, कैसे पता करो, इसको लिख लेंगे 4 से मल्टीप्लाई 4/√3, 1.7 1751, वो वाला ज़्यादा लग रहा है तो उसको टाइम कम लगेगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो T1 माइनस का T2 यहाँ से आएगा रूट के अंदर 2D डिवाइड बाई A1 माइनस का रूट के अंदर 2D डिवाइड बाई A2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 2 माइनस का √3 डिवाइड बाई 10 के बराबर, 2 माइनस का √3 डिवाइड बाई 10 के बराबर। ठीक है, A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दो बच्चे यहाँ पे, क्या कैसे सॉल्व होगा ये वाला, इन्होंने ये बोला है ना कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग द ग्राउंड इज दिस। 2D डिवाइड बाई रूट के अंदर T1 तो ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, मुझे रूट के अंदर D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, फालतू में नहीं जाते। तो यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 3g/4, रूट के अंदर 8d डिवाइड बाई 3g, रूट के अंदर 2√3d डिवाइड बाई g इज इक्वल टू 2 माइनस का √3 डिवाइड बाई रूट के अंदर g इंटू रूट के अंदर g। एक तो काट देते हैं इसको। ठीक है, और क्या निकल के आएगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से आएगा देखो 2√2, रूट के अंदर d कॉमन ले लेता हूँ मैं ना, 2√2d माइनस का √2 इंटू √3, पावर तो और गंदी हो गई यार, इसमें कुछ गलती कर दी क्या मैंने कहीं पे, बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर 10 आएगा। ठीक है, ओके, तो यश यहाँ से ना मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया था पिछले सॉल्यूशन में गलती से, तो यहाँ पे रूट के अंदर 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, पिछले वाले में मतलब मैंने इसमें बोला है ना, उसको इस जगह को मैच करा देना। ठीक है, यस, इसका ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर से वैल्यूज पुट करते हैं, तो रिंग का एक्सेलरेशन पुट करेंगे। एक काम करते हैं बच्चों ना, रूट के अंदर 2D को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1/रूट के अंदर दिस, तो ये आएगा बच्चों रूट के अंदर 4 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3g के बराबर माइनस का A2 की वैल्यू बच्चों ये पुट कर देते हैं, रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि रूट के अंदर 2D तो मैंने बाहर ले लिया है, √3g के बराबर, दिस इज 2 माइनस का √3 डिवाइड बाई रूट के अंदर 10, तो रूट के अंदर 10 को उड़ा दो बच्चों, ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, इस √3 को भी यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं,
और क्या किया जा सकता है? ठीक है, ये वैल्यू मैंने सही पुट की थी, √3g/this, ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर √3 है ही। तो एक काम करो, √2d डिवाइडेड बाई, इसको भी बाहर निकाल देते हैं ना यहाँ से, √2 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर √3, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको बच्चों मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे बचेगा बच्चों, ऊपर बचेगा 2, और यहाँ बचेगा बच्चों माइनस का √3, विच इज इक्वल टू 2 माइनस का √3। तो अगर तुम यहाँ से देखो तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो d जो आएगा ना बच्चों हमारे पास, रूट के अंदर √3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो d बच्चों हमारे पास बेसिकली इतना आ रहा होगा, रूट के अंदर √3/2 के बराबर। अब हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ये h जो आएगा ना बच्चों वो d sin 60 के बराबर आएगा, √3/2 इंटू डी के बराबर। डी की वैल्यू में कोई गलती तो नहीं है यहाँ तक? आप अगर इस वैल्यू को चेक करो, एक बार चेक करके देखो भाई। तो मैंने यहाँ पे रूट के अंदर, अच्छा ये भी अंदर ही था रूट के ना, ये डी भी बच्चों रूट के अंदर ही था। ठीक है, तो डी अगर रूट के अंदर था तो फिर ये रूट हट जाएगा, एक ना बाहर वाला रूट है ना वो नहीं आएगा, ये वाला। ठीक है, ये हट जाएगा, वो भी तो उसके अंदर ही था ना, ऐसा बन जाएगा। तो इसको वैल्यू को पुट कर दो बच्चों, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3/4 के बराबर, विच इज 0.75 मीटर के बराबर। तो कैलकुलेशन तो थी बच्चों ना, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान रखना था। यहाँ पे बच्चों रूट के अंदर 10 दे रखा था, और ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो you'll get the आंसर। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, 0.75 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन 2018 में जो क्वेश्चन आए थे रोटेशनल मोशन से, उसका। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, एक बॉडी है बच्चों जो कि 1 किलोग्राम की रेस्ट पे ओरिजिन पे रखी हुई है, t इक्वल टू 0 पे। अ फोर्स ऑफ दिस अल्फा टी आई कैप प्लस का बीटा जे कैप, फोर्स बच्चों वेरिएबल है, इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अल्फा 1 के बराबर दे रखा है, बीटा भी 1 के बराबर दे रखा है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट t इक्वल टू 1 सेकंड इज टाउ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करते बच्चों यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टॉर्क लिखना है बच्चों कितने टाइम पे, 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पे फोर्स कितना होगा बच्चों, इक्वल टू 1 सेकंड पे जो फोर्स होगा बच्चों वो आई कैप प्लस का जे कैप के बराबर होगा। फोर्स पता लग गया। पार्टिकल की पोजीशन कैसे पता चलेगी, टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दिस, वेलोसिटी एट 1 सेकंड पूछी है इन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट 1 सेकंड। तो मतलब एक तरीके से ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन जो आएगा ना इसका, दिस अल्फा तो 1 के बराबर है, बीटा 1 के बराबर है, मास से डिवाइड करोगे वो भी 1 के बराबर है। तो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों टी आई कैप के बराबर प्लस का जे कैप के बराबर, डीवी बाई डी टी। ठीक है, डीवी वेक्टर टी डी टी आई कैप और डी टी जे कैप। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे आएगी तुम्हारे पास, ये आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस का टी जे कैप के बराबर। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, आई कैप को तुम चाहो तो आई कैप और जे कैप को अलग अलग भी कर सकते हो। एक और बार इंटीग्रेट करो इसको, dx बाई dt लिखो, मतलब x कंपोनेंट को अलग से कर लो, तो x आ जाएगा बच्चों, इनिशियली ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों t की पावर 3 डिवाइड बाई 6 के बराबर, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों t की पावर 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। x एंड y कोऑर्डिनेट हमें पता लग चुके हैं। तो मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर है t इक्वल टू 1 कितना आएगा बच्चों, 1/6 आई कैप 1/2 जे कैप के बराबर। ठीक है, टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ के बराबर। तो टाउ लिख रहा हूं बच्चों मैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड, आर क्रॉस एफ, आर दे रखा है बच्चों 1/6 आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप। ठीक है, टॉर्क ये दे रखा था क्रॉस, फोर्स है बच्चों आई कैप प्लस का जे कैप 1 सेकेंड पे। तो ठीक है,
तो टॉर्क आएगा टी इक्वल टू 1 सेकेंड बच्चों। जब आई का क्रॉस करना है इसका ना इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा। जब इसका इसके साथ जाएगा तो आई क्रॉस जे के कैप डायरेक्शन में आ जाएगा, तो 1/6 के कैप। ठीक है, अब इसका इसके साथ करो तो जे क्रॉस आई, तो माइनस का 1/2 के कैप। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस का 1/6 माइनस का 1/3 के कैप। ठीक है, तो टॉर्क बच्चों हमारे पास ये आ रहा है माइनस का 1/3। मैग्नीट्यूड तो 1/3 के बराबर आ रहा है, लेकिन माइनस का के कैप डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू दिस सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आई थी बच्चों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डेराइव की थी, t² प्लस का t। तो t इक्वल टू 1 पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 आई कैप प्लस का जे कैप के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है 1/2 आई कैप प्लस का जे कैप, मतलब 1/2 कॉमन ले लोगे तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू दिस। आर वेक्टर क्या है बच्चों हमारे टी इक्वल टू 1 पे 1/6 आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड 1/6 तो नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है बच्चों, दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो नहीं आ सकता। तो ये होगा बच्चों थर्ड क्वेश्चन इन 2018। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O इज गिवन बाय दिस। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों तुम्हें दे रखी है kr² डिवाइड बाय 2 के बराबर। k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। अच्छा, फिक्स डिस्टेंस पे रह रहा है बच्चों, r डिस्टेंस पे पार्टिकल रह रहा है। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट द पॉइंट O। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इफ द v is the speed of the particle and L is the magnitude of the angular momentum about O, which of the following statement is that true? ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी ना कांस्टेंट है इसकी, तो काइनेटिक में मतलब कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट आएगी। अच्छा, जब भी बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा होता है ना, मेरे दिमाग में फोर्स फाइंड करना आता है, माइनस का dv डिवाइड बाई dr। जैसे तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस का के आर के बराबर आ जाएगा। आर की वैल्यू बच्चों कैपिटल आर रखते हैं ना, फोर्स आ जाएगा बच्चों माइनस का के कैपिटल आर के बराबर। और ये बच्चों सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है पूरा टाइम, आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो v की वैल्यू बच्चों मेरे को यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ गई। अच्छा, ये ध्यान रखना है माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि अंदर की तरफ होगा फोर्स। ठीक है, रेडियली इनवर्ड। तो v की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों यहाँ से मेरे पास रूट के अंदर k डिवाइड बाई m इंटू आर के बराबर आ जाएगी। तो v की वैल्यू रूट के अंदर k डिवाइड बाई m इंटू आर के बराबर। ये ऑप्शन तो बच्चों मुझे यहीं से दिख गया। सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि पूरा टाइम एंगुलर मोमेंटम अगर तुम पता करोगे तो ये v से ऐसे जा रहा होगा, ये r होगा। एंगुलर मोमेंटम बच्चों एम वी इंटू आर के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम m v ये है हमारे पास, तो ये रूट के अंदर k इंटू एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम रूट के अंदर k इंटू एम आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो v और l ही पूछे थे। ये तो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों ना 2018 में। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल मोशन। इसको तो अगले पेज में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा ये गलती से यहाँ पे आ गया। सो बच्चों बी एंड सी ये हमारे ऑप्शन आ गए करेक्ट। ठीक है, अब हम बच्चों 2017, 16, 15, 14, 13 एंड 12 ये सारे के सारे पेपर भी सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे। तो